नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 851, आंख के बदले आंख। ये यून के ऐसा कहने से उसने रान यू के सभी बयानों का खंडन कर दिया था। जब फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों ने ये सुना तो वे हंसी रोक नहीं पाए। ये रान यू ही था जिसके मन में पहले से ही कुछ छिपे हुए इरादे थे, जिसने रानाइफिश वंश को ये यून के आक्रमण क्षेत्र में ला खड़ा किया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कैसे संभव होता। हालांकि लुओ वंश के नियमों के कारण ये यून के लिए रान यू के खिलाफ कुछ भी करना बहुत मुश्किल था। ये यून के बड़े बड़े वादों को सुनकर रान यू ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद करो। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुमने मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को पकड़ लिया है। जल्दी से मेरी रानी मछली वंश को मुक्त करो। मैं शुशुईरान वंश का प्रत्यक्ष वंशज हूँ। अगर मेरे वंश को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। ये यून ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, ये एक ऐसी घटिया वंश परंपरा है जिसे तुम खजाना समझते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सत्ता त्याग कर तुम्हारी उस बेकार मछली को छोड़ दूंगा? जैसे ही मैं अपनी सत्ता त्यागूंगा, मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प भाग निकलेगा। मुझसे एक बार डरने के बाद शायद वो काली पवन घाटी में और भी गहराई में भाग जाए। क्या तुम इसका हर्जाना भर सकते हो? जब ये यून बोल रहा था तब उसने न केवल अपने अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ा बल्कि अपनी वंश की शक्ति को और भी मजबूत कर लिया था। जैसे जैसे जीवन रक्त का भावर बड़ा होता गया, रानाई मछली उसमें खींचती चली गई। वह चीखने लगी क्योंकि वह किसी भी तरह से उससे मुक्त नहीं हो पा रही थी। इस समय रान यू चिंतित हो गई। हालांकि चिंता करना उसके लिए व्यर्थ था। ऐसा लग रहा था कि कांगमान हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब तक ये यून सीधे रान यू पर हमला नहीं करता वह उन्हें अनदेखा कर देगा। इसके अलावा ये यून की बात सही थी। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प के चौंक जाने से वह संभवतः काली पवन घाटी में और गहराई तक भाग जाएगा। नुकसान का क्या? रानाई मछली की वंश परंपरा को छोड़ देना तो आसान था, लेकिन रान यू यून को उसके नुकसान की भरपाई कैसे करता? चाहे कोई भी हो, जीवनदायिनी भंवर को कोई नहीं रोक सकता था। ये यून की कार्रवाई बहुत ही तर्कसंगत थी। रान यू भी यह बात समझ गया था। वह केवल दांत पीसकर इसे सहन कर सकता था। वह ये भी जानता था कि भले ही यून उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा हो, वह सचमुच उसके वंश को नहीं खाएगा। उसके वंश को फंसाना लुओ कबीले के नियमों का उल्लंघन नहीं था। लेकिन अगर ये यून सीधे तौर पर उसे खा भी लेता तो कांगमांग चुप नहीं बैठता, वरना वह अपने कर्तव्य में विफल हो जाता। हालांकि उसने अपने सामने की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रान यू इसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने घृणा से कहा, ये यून, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। खजाने उन्हीं को मिलने चाहिए जिनके पास योग्यता हो। ब्लैक विंड वैली की परीक्षा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए होती है, तो तुम्हारे इंटरमीडिएट स्पिरिट ब्लड स्नेक को छीनने की कोशिश में मैं कैसे गलत था? इसके अलावा मैंने जो किया वह नियमों के दायरे में था और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अब तुम्हारे बदले की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मेरे वंश को रोकने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम इसे निगलने की हिम्मत भी करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे रानाई मछली वंश का एक छोटा सा अंश भी निगल जाओगे तो मेरा शुशुईरान कबीला तुम्हें पकड़कर तुम्हारी साधना को बर्बाद कर देगा और तुम्हारे प्राचीन फे वंश का इस्तेमाल करके मुझे मुआवजा देगा? जैसे जैसे रान यू वाक्य में आगे बढ़ता गया, उसे उतना ही आनंद महसूस होने लगा, मानो उसका सारा गुस्सा निकल गया हो। जी हाँ, भले ही यून ने उसे कई मामलों में मात दे दी थी, फिर भी उसे अपने परिवार का समर्थन प्राप्त था। शुशुईरान कबीले का इस्तेमाल करके यून को धमकाना उसके पीछे एक शक्तिशाली गुट होने का फायदा था। बड़े पारिवारिक कबीले तर्क के सिद्धांत पर काम करते थे। अगर ये यून नियमों का उल्लंघन नहीं करता तो शुशुईरान कबीले के पास स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कुछ भी करने का कोई वैध कारण नहीं होता। लेकिन एक बार ये यून ने नियमों का उल्लंघन कर दिया तो वे मामले को यही नहीं छोड़ते। अगर ऐसा नहीं होता तो शुशुईरान कबीले की इज्जत कैसे बचती? ये यून ने रान यू की धमकियों पर उपहास किया। उसने केवल अपने जीवन रक्त की शक्ति का संचार किया और मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प पर केंद्रित व्यापक बल और भी बढ़ गया। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प ने कान फाड़ देने वाली फुफकारें मारी। नन्हा रक्त सर्प जानता था कि यदि वह भंवर में खींच गया तो मर जाएगा, इसलिए वह छटपटाने लगा। उसके पूरे शरीर पर फैली लालिमा ऐसी लग रही थी मानो वह गिरने ही वाला हो, मानो वह पहले से ही उन्माद में हो। लेकिन चाहे कितनी भी अफरा तफरी मची हो, वह उस भयंकर भंवर से बच नहीं सका, बल्कि उसका जीवन रस लगातार निचोड़ा जा रहा था। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प के अलावा 8 काले प्रेत छायाएं भी जीवन रक्त भंवर द्वारा जकड़ी हुई थीं। इन काले प्रेत छायाओं का जीवन रक्त भी निकाला गया और वे धीरे धीरे कमजोर होती गईं। वे पागलों की तरह दहाड़ रहे थे, लेकिन कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में वे जीवन रक्त के भंवर के खिंचाव से कैसे बच पाए? ये यून ने मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प और काली प्रेत छायाओं को देखा और उसका मन थोड़ा भारी हो गया। उसने छठी मंजिल पर खड़ी रान यू पर एक नजर डाली और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। ये यून की आंखों में हत्या का इरादा भांपते हुए रान यू ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ एक ऐसा भाव दिखाया जिससे ये यून को उकसाया जा सके। अब रुकने का समय आ गया है। मेरे वंश को रोकने का क्या फायदा? इस तरह का बदला जिससे मुझे कुछ भी नुकसान नहीं होगा केवल तुम्हारी अक्षमता को उजागर करेगा। तुम सड़कों पर गालियां बकने वाली चुड़ैल की तरह हो जिस पर दूसरे लोग हंसेंगे और उसका तिरस्कार करेंगे। रान यू ने यून का उपहास किया, लेकिन अचानक यून ने युआनची की ध्वनि भेजी जो उसके कानों में गूंज उठी। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प काफी कमजोर लग रहा है। लगता है वह भूखा है।
तुम्हारा क्या विचार है? ओह, रान यू अचानक घबरा गया जब उसे एहसास हुआ कि ये यून अपनी व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल करके मध्यवर्ती आत्मा रक्तसर्प और काली प्रेत छायाओं को एक साथ इकट्ठा कर रहा है। और उसकी रानी मछली की रक्तरेखा धीरे धीरे भंवर के पास मध्यवर्ती आत्मा रक्तसर्प और काली प्रेत छायाओं की ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य देखकर रान यू के पसीने छूट गए। उसे आखिरकार ये यून का मकसद समझ आ गया। ये यून अपनी रानी मछली वंश, मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प और काली प्रेत छायाओं को एक साथ मिलाने वाला था। अगर रानी मछली वंश बिखर जाता तो ये यून का इससे कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि यह सब वह नहीं कर रहा था, इसलिए ये लुओ वंश के नियमों का उल्लंघन नहीं था। पल भर में घटने वाले एक अपरिवर्तनीय दृश्य को देखकर रान यू कुछ भी नहीं बोल सका। उसने सीधे ये यून को एक संदेश भेजा, इंतजार। लेकिन जैसे ही उसका वॉइस ट्रांसमिशन जारी हुआ, उसकी रानी फिश ब्लडलाइन इंटरमीडियरी स्पिरिट ब्लड स्नेक और 8 ब्लैक स्पेक्टर शैडो के मिश्रण में मिल गई। चाहे वह मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प हो या 8 काली प्रेत छायाएं, वे तुरंत उन्माद की स्थिति में प्रवेश कर गए। पिंजरे में बंद जानवरों की लड़ाई में सबसे भयंकर लड़ाई पिंजरे में बंद जानवर की थी। वे अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहे थे। इसके अलावा ये यून ने जानबूझकर उनका सारा खून चूस लिया था, इसलिए उनमें खून के भंवर से बाहर निकलने की ताकत नहीं बची थी। इस समय जब उनके सामने रानी मछली की काल्पनिक छवि प्रकट हो रही है, तो वे ताज़ा भोजन से कैसे वंचित रह सकते हैं जो उनकी ताकत को बहाल कर सकता है। मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प की प्रतिक्रिया सबसे तेज थी। वह सबसे पहले आगे बढ़ा और अपनी शक्तिशाली भेदन क्षमता से उसने सीधे रानी मछली के मुंह को भेद दिया। रानी मछली ने छटपटाते हुए चीख मारी, लेकिन वह घेरने वाली ताकतों के बंधन से कैसे बच सकती थी। मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प की पहली चाल के बाद 8वें स्तर से काली प्रेत छायाएं भी आगे बढ़ी और रानी मछली के शरीर को काट लिया। रानी मछली के छहों पैरों पर एक काली प्रेत छाया चिपकी हुई थी, जबकि उसके सिर और पूंछ को अन्य काली प्रेत छायाएं पागलों की तरह काट रही थीं। नहीं, रान यू दहाड़ा, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। रानी मछली का वंश उसके जीवन रक्त से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे तीव्र दर्द हुआ, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा को चीर-फाड़ उसके शरीर से रक्त का मज्जा निकाला जा रहा हो। ये यून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रान यू का शरीर कांप रहा था और उसके रोमचिद्रों से खून बह रहा था। वह पागलों की तरह छटपटा रहा था, मानो 7वें तल पर जाकर ये यून से लड़ना चाहता हो। लेकिन इस समय असहनीय पीड़ा और रानी मछली की रक्तरेखा, जिस पर वह इतना निर्भर था कि एक भयंकर बल द्वारा जकड़े जाने और काले प्रेत जैसे सायों और मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प के काटने के साथ वह 7वें स्तर पर कैसे जा सकता था। ये तो सीधे सीधे मृत्यु को दावत देना था। वह असहाय होकर देखता रह गया क्योंकि उसकी रानी फिश वंश को नष्ट किया जा रहा था। इस दृश्य को देखकर चौथे और 5वें स्तर पर मौजूद लुओ वंश के शिष्य अवाक रह गए। निर्दयी, हद से ज्यादा निर्दयी। ये यून ने ये सब जानबूझकर किया था। मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प और काली प्रेत छायाओं का उपयोग करके रानी मछली को निगलने का तरीका ठीक उसी तरह था जैसे रान यू ने ये यून के मुख्य शरीर को निगलने के लिए काली प्रेत छायाओं को आकर्षित किया था। ये खतरे को दूसरी ओर मोड़ने और परोक्ष रूप से हत्या करने की एक तरकीब थी। नियमों की सीमाओं के भीतर रहकर बदला लेना, उसे उसी के तरीके से जवाब देना। काचा काचा। इस समय हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। रानी मछली के छहों अंग काले प्रेत जैसे साय द्वारा चीर-फाड़ दिए गए। रान यू का चेहरा विकृत हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसकी जीवनधारा, जो स्वर्ग के परियों के वंश की पहचान थी और जिस पर उसे हमेशा गर्व था, अब पूर्ण विनाश के कगार पर थी। उसे दिए गए बहुमूल्य खजाने और कई वर्षों के स्वास्थ्य लाभ के बावजूद वह अपनी खोई हुई जीवनधारा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पुनः प्राप्त कर पाएगा। और यद्यपि शुशुइरान वंश के पास इतने खजाने थे, फिर भी उन्होंने रान यू पर उनका इस्तेमाल नहीं किया। यद्यपि रान यू कहता रहा कि शुशुइरान वंश का समर्थन उसके साथ है, पर यह केवल उसका ही नहीं था। वह शुशुइरान वंश के कई कनिष्ठ सदस्यों में से एक था। इसके अलावा वह सर्वश्रेष्ठ भी नहीं था। एक बड़े पारिवारिक कबीले के अलिखित नियमों के अनुसार ऐसे खजाने को एक ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति पर कैसे बर्बाद किया जा सकता था जो शुरू से ही सबसे उत्कृष्ट नहीं था और जिसकी वंश परंपरा पहले से ही कमजोर थी। हे भगवान कांग मांग, मुझे बचाओ। रान यू जमीन पर बेसुध पड़ा था और उसने हवा में लटके कांग मांग की ओर अपना हाथ बेबसी से बढ़ाया। उसके शरीर के हर रोम से खून बह रहा था। उसकी हालत जहर खाए हुए मरते हुए कुत्ते से भी बदतर थी। कैंग मांग ने कुछ देर सोचा। लुओ कबीले की परीक्षाएं एक निर्मम प्रतियोगिता होती थी। ब्लैक विंड वैली में जूनियर सदस्यों का परीक्षा के दौरान मर जाना आम बात थी और तो और उनकी वंश परंपरा भी छिन जाती थी। हालांकि लुओ वंश ने नियम स्थापित किए थे, फिर भी लुओ वंश के कुछ शिष्य हमेशा नियमों की सीमा के भीतर ही घातक लड़ाइयां लड़ते थे। पहले रान यू ने ये यून के साथ ऐसा ही किया था और अब ये यून रान यू के साथ ऐसा ही कर रहा था। जब रान यू ने ये यून को नुकसान पहुंचाया तो कांग मांग ने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर ये यून द्वारा रान यू को नुकसान पहुंचाने के दौरान कांग मांग ने हस्तक्षेप किया होता तो यह अनुचित होता। इसके अलावा मुकदमे के नियमों के अनुसार उसे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। वह तो केवल एक दर्शक था। रान यू की हालत देखकर, जो किसी टूटे हुए रक्तपात्र की तरह लग रहा था, उसका शरीर कांप रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। कैंग मांग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसके खून को निकालने का ये क्रूर तरीका किसी इंसान की हड्डियों को निचोड़ने के बराबर था। अगर यह और भी गंभीर होता तो इसका परिणाम घातक होता। इतना काफी होना चाहिए। रान यू ने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन तुम बच गए। तुम्हारे द्वारा रान यू को चोट पहुंचाने से उसकी आधी जान चली गई है और अगर तुम अभी रुक भी जाओ तो भी रान यू लगभग अपाहिज हो जाएगा। तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। हालांकि यह नियमों के दायरे में है, लेकिन उसकी मौत का कारण मत बनो। अगर ऐसा किया तो शुशुइरान कबीला स्थिति को संभाल नहीं पाएगा और अंततः वे तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे।
कैंग मान की युआनची ट्रांसमिशन की आवाज अचानक ही उनके कानों में गूंज उठी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कांग मान रान यू को बचा रहा है, लेकिन असल में वही उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहा था। आखिरकार शिशुइरान वंश एक शक्तिशाली गुट था, भला ये यून जैसी मामूली शक्ति वाला व्यक्ति उन्हें कैसे नाराज कर सकता था। दरअसल कांग मांग ने ये यून के आंख के बदले आंख वाले निर्दयी तरीके की कुछ हद तक सराहना भी की। एक योद्धा को ऐसा ही व्यवहार करना पड़ता है। धन्यवाद लॉर्ड कांग मांग आपकी सलाह के लिए। इस जूनियर को समझ आ गया है। ये यून ने पहले धीरे से कांग मांग को जवाब दिया, फिर एक मुद्रा बनाई। बिना किसी हड़बड़ी के उसने अपनी समाहित करने वाली शक्ति का प्रयोग करते हुए काले प्रेत जैसे सायों को अलग कर दिया। हालांकि काली प्रेत छायाएं अभी भी रानी मछली के मांस को नोच रही थी, इसलिए इस खिंचाव के साथ ची 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 जब इन काली प्रेत जैसी परछाइयों ने मांस के बड़े बड़े टुकड़े फाड़ दिए तो रानी मछली चीख पड़ी। रान यू दर्द से लगभग बेहोश हो गई थी। उसने गुस्से से ये यून की ओर देखा, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर ये यून नाराज हुई तो वह काली प्रेत परछाइयों को रानी मछली का मांस खाने के लिए और भी ज्यादा उकसा सकता है। ये यून ने जब रानी मछली को देखा, जो अब मछली जैसी नहीं लग रही थी, तो उसने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए धीरे से कहा, ओह, इसके लिए माफ कीजिए सीनियर ब्रदर रान यू। मैंने अभी थोड़ी ज्यादा ताकत लगा दी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। थोड़ा सब्र रखिए, रानी मछली के पेट में अभी भी एक छोटा सा सांप है। चिंता मत कीजिए, मैं उसे तुरंत निकाल लूंगा। अध्याय 852। रान यू सचमुच बहुत जल्दबाज थी। ये यून की बातें सुनकर रान यू के होठों के कोने फड़कने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह इतना क्रोधित था कि उसकी आंतें आपस में उलझ गई थीं। रानाई मछली के पेट से उस उग्र सांप को बाहर निकालने की कोशिश में जब सांप अभी भी रानाई मछली के अंगों को काट रहा हो तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। रान यू का पूरा शरीर कांप रहा था जब ये यून ने धीरे धीरे कहा, वरिष्ठ भाई रान यू, अगर इसे बाहर नहीं निकाला गया तो यह आपके वंश को नष्ट करता रहेगा, है ना। इस क्षण जब लुओ वंश के शिष्यों ने ये सुना तो उन्हें भी रान यू के लिए दुख हुआ। तो रान यू के लिए कितना दुख हुआ होगा। उनमें से कई ने ये यून की ओर देखा और उनकी पीठ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये यून से हल्के में नहीं लिया जा सकता था। दरअसल अपनी समग्र कमजोरी के कारण फे जाति के अधिकांश सदस्यों के मन में ये धारणा बन गई थी कि 10,000 फे साम्राज्य के स्वर्ग में मनुष्य कमजोर हैं और आसानी से उन पर अत्याचार किया जा सकता है। लेकिन अब ये यून को देखो, फे जाति भी उसके जितनी निर्दयी नहीं थी। रान यू शिशुइरान वंश के प्रत्यक्ष वंशजों में से एक था। ये यून को नाराज करने के बाद उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि अगर उनमें से किसी ने ऐसा किया होता तो किसी को नहीं पता था कि उसका अंजाम कितना भयानक होता। ये सोचते ही वहां मौजूद लुओ कुल के शिष्य, विशेषकर लिया, पसीने से तरबतर हो गए। रान यू का अंजाम देखकर उनके दिल में गहरा भय बैठ गया था। रान यू के अलावा वही थे जिन्होंने ये यून को सबसे ज्यादा नाराज किया था। अब बस उस घटना को याद करने से ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे कांटों पर बैठे हों। क्या ये यून इसके बाद उनसे बदला लेंगे? ये यून तो पूरी तरह परिपक्व होने से पहले ही इतना निर्दयी था। अगर वह भविष्य में परिपक्व हुआ तो क्या हालात और भी बदतर नहीं हो जाएंगे? क्या उससे पंगा लेना खिलौने से खेलने जितना आसान हो जाएगा? अब तो लिया को यह भी लगने लगा था कि लुओ फैंगलिंग के हाथों 100 से ज्यादा विश्व पत्थर खोना भी अच्छा ही हुआ। रान यू की तुलना में तो ये कहीं ज्यादा सुखद था। लिया ने ठान लिया था कि माउंट एजूर बिलो की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह अपनी सारी संपत्ति बेचकर लुओ फैंगलिंग के लिए विश्व पत्थर इकट्ठा करेगा। वह न सिर्फ खुद लुओ फैंगलिंग को ये पत्थर देगा, बल्कि उससे प्यार से बात भी करेगा और उम्मीद करेगा कि विश्व पत्थर मिलने के बाद वही उनसे भी कुछ अच्छी बातें कहेगी। एक तरह से वो बस शांति खरीद रहा था। जैसे ही लुओ वंश के शिष्यों के मन में अलग अलग विचार आ रहे थे, ये उनने पहले ही निगलने के नियम का उपयोग करके रानी मछली के पेट को खींच लिया था। पुआ रक्त से लथपथ मध्यस्थ आत्मा रक्तसर रानी मछली के आंतरिक अंगों को काट रहा था, लेकिन उसे निगलने वाले नियम द्वारा बलपूर्वक बाहर खींच लिया गया। रानी मछली का प्रक्षेप हिंसक रूप से कांपने लगा, उसका शरीर ढहने की कगार पर था। और रानी मछली के स्वामी के रूप में रान यू ने मुंह भर खून थूका और उसका शरीर कांपने लगा और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। इसी क्षण कांग मांग ने कार्रवाई की। अगर उसने छठी मंजिल पर मौजूद काली प्रेत आत्माओं को गुप्त रूप से अलग न किया होता तो रैन यू का शरीर छठी मंजिल पर मौजूद काली प्रेत आत्माओं द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाता। ये निश्चित रूप से घातक होता। 8 काली प्रेत परछाइयों के मुंह खून से लथपथ थे, जबकि मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प अभी भी बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। हालांकि उनमें से कोई भी स्वर्ग को निगलने वाले बार ड्रैगन के विनाशकारी नियम के बंधन से मुक्त नहीं हो सका। अंततः उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई और उन्हें स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर ने पकड़ लिया। उन्हें जीवन रक्त के भंवर में कैद कर दिया गया। एक बड़ी सफलता। ये यून ने ताली बजाए और धीरे धीरे छठे स्तर पर वापस उड़ गया। ये यून को छठी मंजिल पर कदम रखते देख तथाकथित उच्च और शक्तिशाली लुओतियान ने अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि जोबी जैसी दिखने वाली गू लुओ भी ये यून को कुछ सतर्कता से देख रही थी। शुरुआत में उन्हें माउंट एज्योर बिलो में प्रशिक्षण के दौरान कुख्यात सितारे माना जाता था, जिनसे हर कोई डरता था। लेकिन अब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनसे भी कहीं ज्यादा भयानक कोई है। ये यून जो देखने में हानिरहित लगता था, वास्तव में बेहद निर्दयी था। लुओतियान खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने रान यू के नक्शे कदम पर चलकर ये यून रूपी बारूदी सुरंग पर पैर नहीं रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अब वह रान यू का साथी बन चुका होता। इस समय ये यून ने कहा, सब लोग, इस बार बड़े भाई को लगी चोटें एक दुर्घटना थी। आप सभी ने पूरी घटना देखी है ना? बड़े भाई रान यू ने ही पहले हमला किया था। उनके मन में मेरे प्रति कुछ विचार थे, लेकिन वे असफल रहे।
स्वर्ग भक्षक बाढ़ अजगर मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को पकड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही बड़े भाई रान यू ने हमला किया, मेरे पास स्वर्ग भक्षक बाढ़ अजगर को वापस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन जैसे ही स्वर्ग भक्षण करने वाले बाढ़ ड्रैगन को बुलाया गया, मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प भाग निकला। मेरे पास कम से कम समय में स्वर्ग भक्षण तकनीक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और मैंने अनजाने में वरिष्ठ भाई रान यू की रानाई मछली वंश को फंसा लिया। इसके बाद वरिष्ठ भाई रान यू ने मुझे रुकने के लिए कहा, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में मैं कैसे रुक सकता था। मुझे विश्वास है कि यदि आप मेरी जगह होते तो आप नहीं रुकते, है ना। आखिरी नतीजे की बात करें तो मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये कहते हुए यी यून ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। अधमरे पड़े रान यू की ओर देखते हुए मानो उसे अफसोस हो रहा हो, उसने आगे कहा, हालात इस मुकाम तक पहुंच गए, ये मैं भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बड़े भाई रान यू खुद युद्ध के मैदान में उतर गए थे। स्वर्ग को निगलने वाले बाढ़ के अजगर और मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प के बीच का संघर्ष बेहद खतरनाक है, इसलिए बड़े भाई रान यू का जल्दबाजी में लिया गया कदम वाकई बहुत जल्दबाजी भरा था। दरअसल जैसे ही रानी मछली की नस्ल खतरे में दिखी, मैंने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से त्रासदी पहले से ही जारी थी, इसलिए बचाव कार्य इस तरह समाप्त हुआ। जब यी यून ने ये सब कहा तो वहां मौजूद लुओ वंश के सभी शिष्यों ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये यी यून तो बहुत ही दुष्ट थी। स्वर्ग को नष्ट करने वाली तकनीक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनजाने में रानी मछली की वंश परंपरा में फंस गई। अंतिम परिणाम सचमुच अप्रत्याशित था। ऐसी त्रासदी जिसे मैं देखना नहीं चाहता था, तुरंत बचाने की कोशिश की। ये यून न केवल अपने कार्यों में निर्दयी था, बल्कि उसकी निर्लजता भी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। अगर ऐसा न होता तो वह उन निरर्थक शब्दों को इतने वास्तविक अंदाज में नहीं कह पाता। सौभाग्य से रान यू बेहोश हो गया था, वरना वह ये सुनकर झुंझलाहट से मर ही जाता। लेकिन जल्द ही रान यू को होश आ गया और उसे ये यून की कही बातें पता चली। कहावत है कि किसी को क्रोधित करके उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए किसी को जिम्मेदार होना जरूरी नहीं है। वरिष्ठ भाई रान यू के साथ जो कुछ भी हुआ, वह सब कुछ ऐसा था जो मैं नहीं चाहता था कि हो। मुझे आशा है कि सभी लोग इसके साक्षी बनेंगे और मैं इसके लिए अत्यंत आभारी रहूंगा। ये यून ने हाथ जोड़कर चौथे और पांचवें स्तर पर मौजूद लुओ वंश के शिष्यों की ओर देखा। ये सुनकर सभी ने अपनी आंखें घुमाई। सीनियर ब्रदर लिया, आपका क्या विचार है? ये सोचकर कि मामला बस इतना ही है, ये यून के अचानक पूछे गए इस प्रश्न ने लिया को अचंभित कर दिया। ये यून को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखकर उसे लगा कि वह अपना सिर दीवार पर पटक पटक कर मर जाए। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये यून की घूरती निगाहों के बाद ली या और क्या कह सकता था। वह इतने निर्दयी ये यून को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वह भविष्य में गिर नहीं गया तो संभवतः वह लुओ वंश में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। वह उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शिशुईरान कबीले की बात करें तो लिया को उसे नाराज करने से और भी ज्यादा डर लगता था। वे एक विशाल कबीला थे, इसलिए यून के पक्ष में गवाही देना उसके लिए मौत को दावत देने जैसा होता। वो तारानकन खांसी सीनियर ब्रदर रान यू ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। लिया ने काफी देर तक सोच विचार करने के बाद ऐसे स्पष्ट शब्द कहे। रान यू की जल्दबाजी को गलत नहीं कहा जा सकता था। अगर वह जल्दबाजी न करता तो ये यून उसे पकड़कर इस तरह अधमरा न कर देता। ये सब देखकर हवा में मंडराते हुए कांग मान के होंठ एक चाप की तरह मुड़ गए। उसकी आवाज ये यून के कानों में गूंजी, क्या तुम्हारा अभिनय खत्म हो गया? ओह! ये यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि कांग मांग वास्तव में रान यू के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और कांग मांग शिशुईरान कबीले से डरा हुआ भी नहीं लगता था। बुरा नहीं है, मैंने तुम्हें परिणामों पर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प और काले प्रेतों को हटाते समय रानई मछली को इतनी बुरी हालत में डालना नहीं भूला। तुम सचमुच शिशुईरान कबीले के प्रतिशोध से नहीं डरते। कैंग मांग की बातें सुनकर ये यून शर्माते हुए मुस्कुराया। लॉर्ड कैंग मांग मजाक कर रहे होंगे। इस जूनियर ने स्वीकार किया है कि उसने पहले जानबूझकर रानई मछली को मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प और काले प्रेतों को खिला दिया था, लेकिन बाद में इस जूनियर ने उसे तुरंत बचा लिया और यही वह सीमा है जिसके भीतर यह जूनियर उसे बचा सकता है। बस करो, मुझे इस बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें एक चेतावनी देनी है। तुमने शिशुईरान कुल को पूरी तरह से अपमानित किया है। हालांकि रान यू उनके परिवार में सबसे सम्मानित कनिष्ठ सदस्य नहीं है, फिर भी तुमने ऐसा करके शिशुईरान कुल को करारा अपमान किया है। बड़े कुल अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उन्हें स्थिति को सुधारने का मौका न देकर वे इसे आसानी से नहीं भूलेंगे। चाहे वे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, शक्ति आवश्यक है। यदि आप में शक्ति है तो वे आप पर आसानी से हमला नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि आप अपनी साधना का स्तर बढ़ाएं। आपकी शक्ति अभी बहुत कमजोर है। कैंग मान के ऐसा कहने का कारण ये था कि वे ये यून को बहुत सम्मान देते थे। ये यून ने तुरंत कहा, जी हाँ, मैं समझ गया। सलाह के लिए स्वामी कैंग मान को धन्यवाद। अध्याय 853 मध्यस्थ आत्मा रक्तसर्प को आत्मसात करना। ब्लैक विंड वैली में हुए मुकदमे में रैन यू का अंतिम परिणाम ये रहा कि उन्होंने बीच में ही मुकदमा छोड़ दिया। रानी मछली की वंश परंपरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और रान यू को गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण उसकी युद्ध शक्ति काफी कम हो गई थी। उसने युद्ध छोड़ने का फैसला किया था, अन्यथा 7वें स्तर में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वह 6ठे स्तर पर केवल कांग मान की मदद से ही अपनी स्थिति मजबूत कर पाया था और रान यू के लिए साधना करने हेतु 3वीं और 4थी मंजिल पर लौटना व्यर्थ था। इसके अलावा रान यू ऐसा करने की शर्म भी सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि एक बार रान यू के बाहर हो जाने के बाद यह संभव था कि वह लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग न ले सके। माउंट एज्योर बिलो प्रशिक्षण की तो बात ही छोड़ दें।
अगर उसे सिर्फ गंभीर चोटें ही लगी होती तो वह दूसरों से पीछे रह जाता, तो फिर भाग लेने का क्या फायदा था। ये भी कहा जा सकता है कि रान यू का जीवन लगभग बर्बाद हो चुका था। सभी ने राख जैसे चेहरे के साथ रान यू को ले जाते हुए देखा। छठे तल पर मजबूती से बैठे यी यून को देखकर वे सिहर उठे। कई लोगों ने यी यून के पास जाकर अपनी सद्भावना व्यक्त करने का सोचा ताकि यी यून उन्हें दयापूर्वक बचाने से रोक सके। हालांकि बहुत से लोग मन ही मन जानते थे कि यद्यपि यी यून इस समय बहुत बड़ी सफलता का आनंद ले रहा था, फिर भी शुशुइरान कबीले को पूरी तरह से नाराज करना बुद्धिमानी नहीं थी। उसका भविष्य का विकास खतरों से भरा हुआ था। अंततः यी यून ने 7वें तल पर बैठने का निर्णय लिया। 7वें तल पर कई बार बुरी तरह से पराजित होने के बाद जानवरों का रूप धारण कर चुकी ड्रैगन की रक्त ऊर्जा उससे लंबे समय से दूर रहती थी। भला कौन इतना मूर्ख होगा जो इस घातक तारे को उकसाएगा। ये यून के सामने एक सीलबंद जीवनरक्त भावर था। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प उसके अंदर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसके शरीर में समाहित पतित रक्त ड्रैगन की आभा अत्यंत मूल्यवान थी, लेकिन अब वह वास्तव में एक छोटा सांप बन चुका था। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प ने पहले ही कुछ बुद्धि विकसित कर ली थी। ये यून की युआंची को अपने ऊपर केंद्रित होते देख वह तुरंत छटपटाने लगा। ये यून की निगाहें केंद्रित हो गईं क्योंकि युआंची एक जाल में परिवर्तित हो गई और उसमें मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प को फंसा लिया। फुफकार। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प ने एक फुफकार भरी चीख निकाली और पलक झपकते ही उसका शरीर खून की धुंध में बदल गया और उसे ये यून के शरीर में समाहित कर दिया गया। मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प काले रक्त गैसों से संघनित सार था। ये यून ने इसे अपनी नसों में प्रवाहित किया और अपने शुद्ध यांग शरीर का उपयोग करके इसे संयमित किया। बूम। ये यून को तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा का संचार हुआ है। उसकी सभी हड्डियों से तुरंत ही विस्फोटक चटकने की आवाजें आने लगीं। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प ब्लैकविंड वैली में सबसे बड़ा अवसर था। ये यून द्वारा अब तक खाए गए किसी भी अवशेष से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये यून ने अपने मन को शांत किया और वह अपनी मूल जगह पर बैठ गया। उसके चारों ओर जीवन रक्त का एक भंवर घूम रहा था। ये यून ने उसी क्षण मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात करने की योजना बनाई थी। कांग मांग ने उसे शुशुइरान कबीले के प्रतिशोध से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। हालांकि ये यून शुशुइरान कबीले से नहीं डरता था क्योंकि लुओ कबीले में वे मनमानी नहीं कर सकते थे। जब तक वह उनके प्रतिशोध लेने से पहले पर्याप्त योग्यता साबित कर देता तब तक सब ठीक रहेगा। बूम बूम बूम। ये यून के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा था। 7वीं मंजिल पर ये यून को मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प का सेवन करते देख लुओ तियान और उसके साथियों के चेहरे पर जटिल भाव थे। ये यून वाकई निर्णायक है। अब मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प का सेवन करके उसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ जाएगी और ऐसा करके शुशुइरान वंश मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प पर लालच नहीं कर पाएगा। लुओ तियान ने मन ही मन सोचा। वह चुपचाप ये यून से काफी दूर एक जगह पर रुक गया और काली गैसों का सेवन करने लगा। गु लुओ भी उन्हीं की तरह यही विकल्प चुनने वाली एक अन्य व्यक्ति थी। मध्यस्थ आत्मा रक्त सर्प पहले से ही ये यून के हाथों में था, लेकिन बड़ी संख्या में शिष्यों को अभी भी अपना प्रशिक्षण पूरा करना बाकी था। निर्धारित समय का आधा समय बीत जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो 5वें स्तर तक नहीं पहुंच सके और कुछ तो 4थे स्तर तक भी पहुंचने में असफल रहे। लुओ फेंगलिंग ने 7वें तल पर मौजूद ये यून को देखा। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय के साथ 5वें तल की ओर उड़ गई। उसने अपनी तलवार लहराई और कई काले प्रेत परछाइयों को मार गिराया। उसने 5वें तल पर अपना संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन यह अभी भी बहुत मुश्किल था। यद्यपि छोटे भाई ये यून से प्रतिस्पर्धा करना असंभव है, फिर भी मुझे कम से कम उनसे बेहतर बनना होगा। लुओ डिवाइन हॉल में उसने जमकर साधना की। माउंट एजियोर बिलो में प्रशिक्षण के लिए आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना का समय बहुत कम था। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाले शिष्यों की तुलना में वह पिछड़ गई थी। हालांकि ये यून उससे भी अधिक वंचित था। यद्यपि उसका साधना काल बहुत कम था, फिर भी वह अनुभवी वरिष्ठ शिष्यों को पछाड़ देने में कामयाब रहा था। अनजाने में ही लुओ फेंगलिंग ने ये यून को अपना आदर्श मान लिया था। शुशुइरान कबीला 10,000 परियों के साम्राज्य स्वर्ग में स्थित कुछ बड़े पारिवारिक कुलों में से एक होने के नाते शुशुइरान कबीले के पास एक पूरा तैरता हुआ महाद्वीप था। पूरा महाद्वीप झीलों से भरा हुआ था। मध्य में स्थित सबसे बड़ी झील समुद्र जितनी विशाल थी। ये झील अन्य धुंध से ढकी झीलों से अलग थी क्योंकि इसकी लहरें आसमान तक पहुंचती थीं। झील का पानी स्याही की तरह काला था। कम साधना स्तर वाले योद्धा इन विशाल लहरों में बह जाते थे। काली झील के बीचों बीच एक बड़ा द्वीप था जिसके चारों ओर मंडप बने हुए थे। यहीं पर शुशुइरान वंश का महल स्थित था। श्याओ। एक विशालकाय शिकारी पक्षी हवेली के सामने उतरा और पक्षी के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई। नीचे आ जाओ। वह व्यक्ति अधेड़ उम्र का था जो देखने में 40 के आसपास लग रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वह अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। इसके बाद एक किशोर जैसा दिखने वाला लड़का पक्षी से कूद गया। जब वह नीचे उतरा तो लड़खड़ाते हुए उसने एक धीमी सी आह भरी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत भौहें चढ़ाकर कहा, अब तो तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। नहीं, मैं पूरी दृढ़ता से खड़ा हूं, चौथे चाचा, रान यू ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसने अपने होंठ काट लिए क्योंकि उसके नाखून उसकी हथेली में गहरे धंस गए थे। ये सब ये यून की वजह से ही संभव हो पाया, जिसके चलते वह एक आवारा कुत्ते से अलग नहीं रह पाया। वह शुशुइरान कबीले में लौट आया था और उसे बिस्तर से उठने में 10 दिन लग गए। दरअसल जैसा कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, वह अभी भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इतनी ऊंचाई से पहाड़ से कूदना तो उसके लिए बहुत मुश्किल था। वापस जाओ और अच्छे से स्वस्थ हो जाओ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रान यू की ओर एक नजर डाली और आह भरते हुए कहा। रान यू ने अचानक ऊपर देखा और उसकी आंखों में आक्रोश झलक उठा। चौथे चाचा, लेकिन मेरी चोटें। परिवार को आपकी चोटों के बारे में पहले से ही पता है।
अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के भाव देखकर रान यू का दिल बैठ गया। उसकी सांस फूलने लगी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। क्या परिवार मुझे छोड़ने की योजना बना रहा है? हार मानना तो हद से ज्यादा गंभीर बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परिवार आपके इलाज के लिए खजाने या किसी प्राचीन परी की हड्डी का इस्तेमाल करे तो यह नामुमकिन है। भविष्य में बस परिवार के कबीले में ही रहें। आप दक्षिण पश्चिम में स्थित जागीर की जिम्मेदारी संभालेंगे। जागीर की देखरेख करना। रान यू का दिल ऐसे डूब गया मानो उसकी आखिरी सांस भी निकल गई हो। शिशुईरान कुल में केवल उन्हीं बच्चों को जागीरों की देखभाल के लिए भेजा जाता था जिनका कोई भविष्य नहीं होता था। उन्हें तो साधना जारी रखने की कोई उम्मीद ही नहीं दी जाती थी। रान यू कभी अपने खानदान का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर वह सबसे श्रेष्ठ था, लेकिन अब उसे परिवार की जागीरों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। चौथे चाचा, बस करो, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ गोलियां और अवशेष तैयार कर दूंगी। अब और कुछ मत बोलो। तुमने उस इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपने रानई मछली वंश को ही नुकसान पहुंचा दिया। वह व्यक्ति केवल पृथ्वी अग्नि हॉल का शिष्य था जिसने केवल 30 वर्षों तक साधना की थी। वह तो निचले स्तर का था। तुमने जो किया है उससे शिशुईरान वंश कलंकित हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि वंश तुम्हारे वंश को पुनर्जीवित करेगा? रान यू, तुमने परीक्षाओं में मुझे बहुत निराश किया है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज कठोर हो गई और रान यू निराश महसूस करने लगा क्योंकि उसका दिल हताशा से भर गया था। उसे पता था कि उसका युद्ध का सफर शायद खत्म हो चुका है। भविष्य में उसके लिए कुछ खास हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे उसके परिवार ने लगभग त्याग दिया था। उनके चौथे चाचा उन बुजुर्गों में से एक थे जो उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनका भी ऐसा कहना। रान यू, शांति से स्वस्थ हो जाओ। उस निम्न लोक के मनुष्य को मैं याद रखूंगा। तुम्हें दंडित करना ठीक था, लेकिन उसने तुम्हारी रानई मछली वंश को नष्ट करके हद पार कर दी। भला कोई तुच्छ मनुष्य हमारे शिशुईरान वंश के वंश को कैसे नष्ट कर सकता है? ये हमारे शिशुईरान वंश के मुंह पर तमाचा है। ये कहते ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। रान यू क्रोधित हो उठा और उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी भींच ली कि वे थोड़ी कांपने लगी। उसकी आंखें पहले से ही लाल थीं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, वापस जाओ, यह मामला यही खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। अध्याय 854, स्वर्ग में प्रवेश आरोहण। ब्लैक विंड वैली में प्रशिक्षण समाप्त होने में एक दिन से भी कम समय बचा था। अधिकांश शिष्य 5वें स्तर तक पहुंचने में सफल रहे, जबकि कुछ शिष्य मुश्किल से 5वें स्तर तक पहुंच पाए और तुरंत चौथे स्तर पर लौट गए। फिर भी इसका मतलब यह था कि उन्होंने प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया था। हालांकि यह एक वास्तविक उत्तीर्णता नहीं लग रही थी और काफी निंदनीय थी, फिर भी यह नियमों के दायरे में थी। कैंग मांग ने भारी पलकों से उन लोगों पर एक नजर डाली और मन ही मन सिर हिलाया। प्राचीन फे भवन में किसी तरह की प्रभावशाली क्षमता का प्रदर्शन किए बिना और मुश्किल से पास होने के कारण ये शिष्य लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में प्रवेश करते ही लगभग तुरंत बाहर हो जाएंगे। वे साधारण शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन जब लुओ वंश के सभी प्रतिभाशाली शिष्य लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में एकत्रित हुए तो वे उचित मंच पर खड़े होने में भी असमर्थ रहे। कांग मांग की निगाह में मौजूद शिष्यों में से केवल ये यून ही उन प्रतिभाशाली शिष्यों के बराबर खड़ा हो सकता था। यहाँ तक कि लुओ तियान भी थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन शिशुईरान कबीला इस मामले को नहीं भूलेगा। देखते हैं वह इससे कैसे निपटता है। कांग मांग ने मन ही मन सोचा, और ठीक उसी क्षण ये यून के शरीर के भीतर से अचानक एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी। आवाज गरजते बादलों जैसी थी और सबकी निगाहें तुरंत ही यून पर टिक गईं। ये यून के सामने अचानक एक भंवर प्रकट हुआ। रक्त ड्रैगन की 7वें स्तर की सारी सार ऊर्जा उस भंवर में समा गई। एक तेज चीख के साथ 9 नवजात शिशु और स्वर्ण कौवे के प्रतीक एक साथ ही उनके पीछे प्रकट हुए। 100 फीट से भी अधिक ऊंचे वे टोटेम प्राचीन परियों की तरह नीचे उतरे। 9 सर्पों के सिर अत्यंत भयंकर दिख रहे थे, जबकि स्वर्णिम कौवे की ज्वालाएं तीव्र रूप से जल रही थीं। और उसके बाद अचानक एक अजगर की दहाड़ गूंजी और स्वर्ग को निगलने वाले बाण अजगर की प्रेत छवि भी प्रकट हुई। रक्त ड्रैगन की सार ऊर्जा का इतना निरंतर उपभोग हुआ कि 8वें स्तर पर मौजूद काली परछाइयां दूर हट गईं। ये यून के शरीर में युआन ची ऊर्जा अंतहीन लहरों की तरह बहती हुई प्रतीत हो रही थी, जो उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रही थी। बूम! पल भर में ऐसा लगा मानो जीवन की शुरुआत में स्वर्ग और पृथ्वी के द्वार खुल गए हों। ये यून के सामने एक दाव वृक्ष प्रकट हुआ। पेड़ की पत्तियां ऐसे लहरा रही थीं मानो वे दाव मंत्रों का उच्चारण कर रही हों। दाव वृक्ष पहले से ही कई फीट ऊंचा था। ये यून स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाली है, लिया ने कहा। वह युआन ओपनिंग की पूर्णता के स्तर पर था, इसलिए उसका उस स्तर तक पहुंचना स्वाभाविक था। एक अन्य शिष्य ने कहा, ये यून ने पहले प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित किया और फिर मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को। ऐसे खजाने को ग्रहण करने के बाद उसकी इस उपलब्धि में कोई आश्चर्य नहीं था। इस समय लुओ तियान को ये यून को देखते ही घृणा का भाव आ जाता था। ब्लैक विंड वैली की प्रतियोगिताओं में सारा ध्यान ये यून ने ही अपनी ओर खींच लिया था। सबसे अच्छी चीजें भी ये यून को ही मिली थी, तो फिर लुओ तियान कैसे चैन से रह सकता था? शुरू में लुओ तियान ने मन ही मन खुद को ये कहकर दिलासा दिया कि ये यून की साधना का स्तर उससे कम था। वह केवल युआन ओपनिंग स्तर पर ही थी। लेकिन अब जब ये यून ने स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया तो लुओ तियान भी ये यून के समान स्तर पर होगा। हालांकि लुओ तियान एक उपस्तर ऊपर था, लेकिन ये कोई बड़ा लाभ नहीं था। अगर ऐसा था तो साधना में ये यून पर दशकों की बढ़त का उनका सारा समय व्यर्थ हो गया था। ये यून की उम्र कितनी है? लुओ तियान ने अचानक पूछा। उनकी हड्डियों की उम्र 30 के आसपास होनी चाहिए, 40 तो बिल्कुल नहीं। फायर क्लाउड स्टेट के एक शिष्य ने कहा। इससे लुओ तियान की भौहें और भी तन गईं। खुद उसने 42 साल की उम्र में स्वर्गारोहण का स्तर पार कर लिया था। अब ये यून की उम्र 30 वर्ष के आसपास ही थी। अभी बहुत छोटी है। लुओ तियान ने सिर हिलाया।
लुओ वंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति भी स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले लगभग 40 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करता है। ये यून निचले स्तर में पला बड़ा है, इसलिए चाहे संसाधन हो या वंश, निचला स्तर 12 स्वर्गों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। ये यून अभी अभी 10,000 परी साम्राज्य के स्वर्ग में आया है, इसलिए उसे यहाँ के प्रचुर संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए और कुछ और वर्षों तक साधना करके अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए। ये यून की नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि प्रभावशाली है और उसके शरीर ने प्राचीन परी अस्थि को आत्मसात कर लिया है, इसलिए उसे अद्वितीय और अतुलनीय कहा जा सकता है। लेकिन समय बीतने के बिना किसी की साधना का स्तर और आधार संचित नहीं हो सकता। यदि लुओ वंश के वे प्रतिभाशाली लोग स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो वे 30 वर्ष की आयु से पहले भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे इसे 1 दशक से अधिक समय तक खींचेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका आधार पूर्ण हो। एक बार जब वे स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं तो उनके दाववृक्ष 90 दशमांश से अधिक ऊंचे होंगे, कुछ तो 99 दशमांश तक भी पहुंच जाएंगे। एक योद्धा की साधना में वे युआन फाउंडेशन में दाव बीज बोते हैं। दाव बीज से एक दिव्य वृक्ष उगाते हैं जो स्वर्गारोहण का मार्ग प्रशस्त करता है। दाव वृक्ष जितना लंबा होता है, भविष्य में योद्धा का मार्ग उतना ही सुगम होता है। इसी क्षण फीनिक्स फर्मियाना राज्य की ओर से किसी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, वरिष्ठ भाई लुओ ने जो कहा वह सच है। हालांकि ये यून ने शुशुइरान कबीले के दबाव के कारण अभी स्वर्गारोहण करने का फैसला किया है। हालांकि शुशुइरान कबीला सीधे तौर पर ये यून से नहीं निपटेगा, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर वे निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे। कौन जाने ये यून का भी वही हाल हो जो रान यू का हुआ था। ये यून ने 30 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लेते समय इस बात पर अवश्य विचार किया होगा। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के इस शिष्य के मुंह से यह बात निकलते ही बाकी सब चुप हो गए। अगर वे खुद को ये यून की जगह रखकर देखें तो शायद वे भी यही फैसला करते। आखिर कमजोर नींव को धीरे धीरे सुधारने के अभी भी मौके थे। अगर किसी की व्यक्तिगत शक्ति बहुत कमजोर हो तो शुशुइरान कबीले के किसी सदस्य की वजह से परीक्षा में उसे कोई दुर्घटना झेलनी पड़ सकती है और हो सकता है कि वह अपनी आधी जान भी गंवा दे। तुमने जो कहा वो सही है। ये यून ने जो किया वो एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। लुओ तियान ने मिली जुली भावनाओं के साथ आह भरी और इसी क्षण ये यून के सामने स्थित दाव वृक्ष और भी लंबा होने लगा था। उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा लगातार दाव वृक्ष के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दाव वृक्ष विशाल होकर बादलों को भेद देगा। स्वर्गारोहण का अर्थ है कि दाव के बीच से उगा वृक्ष स्वर्गारोहण का मार्ग बन जाता है। 10 डेका फीट, 20 डेका फीट, 50 डेका फीट, 80 डेका फीट और 90 डेका फीट तक दाव वृक्ष की ऊंचाई में हर बार वृद्धि होने पर उसका स्वरूप बदल जाता था। एक नजर में ही दाव वृक्ष की ऊंचाई का पता चल जाता था। वास्तव में इन परिवर्तनों के बिना भी एक योद्धा अपनी दृष्टि से दाव वृक्ष की ऊंचाई का अनुमान लगा सकता था। ये यून के दाव वृक्ष को 90 डेका फीट तक पहुंचते देख लुओ तियान का दिल बैठ गया। क्या ये पहले से ही इतना ऊंचा हो गया? ये तो बहुत तेज है। ये यून के दाव वृक्ष को बिना रुके बढ़ते हुए देखकर अगर यह इस दर से 95 डेका फीट तक भी पहुंच जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। सीनियर ब्रदर लुओ, जब आपने स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश किया था तब आपका दाव वृक्ष कितना ऊंचा था? लुओ तियान के बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने पूछा। लुओ तियान के चेहरे पर काफी उदास भाव थे। उस समय उनके दाव वृक्ष की ऊंचाई 97 डेका फीट थी। यह ऊंचाई बुरी नहीं मानी जाती थी, लेकिन लुओ वंश में लुओ तियान से भी ऊंचे दाव वृक्ष वाले लोग थे। कई लोगों के दाव वृक्ष की ऊंचाई 98 डेका फीट तक थी, जबकि कुछ लोग तो 99 डेका फीट तक भी पहुंच चुके थे। लुओ तियान ये भी जानता था कि राजमहल में पले बड़े शीर्ष प्रतिभावानों से उसकी तुलना करने पर कितना फर्क पड़ता है। वह अपने दाव वृक्ष की 97 डेका फीट की ऊंचाई तक पहुंचने से संतुष्ट था। ये गर्व की बात थी, लेकिन ये देखकर कि ये उनका दाव वृक्ष बिना रुके 95 डेका फीट तक पहुंच चुका था, वह अपने केवल 97 डेका फीट के दाव वृक्ष की बात कैसे कर सकता था। उन्होंने 42 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश किया था, जो ये उनसे 7 या 8 वर्ष अधिक था। अगर ये यून भी इस मामले में उससे आगे निकल गया तो उसकी हैसियत क्या थी? वह ये यून से विधि में हीन था, वंश में भी हीन था, और अब भी उसकी बुनियाद जिसे उसने 42 वर्षों तक संजोया था वह ये यून के 30 वर्षों से कुछ अधिक के प्रयास से भी हीन थी। ये यून का दाव वृक्ष अब 97 डेका फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए। जैसे ही शिष्य ने ये कहना समाप्त किया, उसे एहसास हुआ कि ये यून का दाव वृक्ष फिर से ऊंचा होने लगा है। लुओ तियान का दिल सिकुड़ गया और उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। ये हो सकता है। काचा 9 आकाशों के ऊपर से बिजली गिरी और सीधे ये यून के दाव वृक्ष पर जा गिरी, और उसी समय दोती की आवाजें गूंजी, क्योंकि 9 नवजात और सुनहरा कौवा दाव बीज के पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद पेड़ के मुकुट में प्रवेश कर बादलों के बीच उड़ गए। 9-8 डेका फीट गर्जन। ये यून के शरीर से एक अजगर की दहाड़ निकली और स्वर्ग को निगलने वाले बार अजगर की प्रेत छवि प्रकट हुई और सीधे दाव वृक्ष में जा घुसी। का मानो आकाश और पृथ्वी फट रहे हो, फिर से गरज सुनाई दी। दाव का पेड़ एक बार फिर 10 फीट ऊंचा हो गया। 99 डेका फीट। ये यून का दाव वृक्ष एक ही झटके में 99 डेका फीट की ऊंचाई तक बढ़ गया था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वह आकाश से जुड़ा हुआ हो। 99 की संख्या दाव की पराकाष्ठा थी। 99 डेका फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर उस दाव वृक्ष ने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। हालांकि पूर्णता कोई बेहद कठिन चीज नहीं थी। लुओ वंश के प्रतिभाशाली लोगों में अत्यंत दुर्लभ होने के बावजूद ऐसी पूर्णता अभी भी मौजूद थी। ये यून ने अपने दाव वृक्ष की ओर देखा। उसका दाव वृक्ष 99 डेका फीट की ऊंचाई पर बढ़ना बंद हो गया था और वह 100 डेका फीट तक नहीं पहुंचा था। हालांकि ये यून का दाव वृक्ष कुछ अलग दिख रहा था। दाव वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में विचित्र बनावट थी जो उस दाव पत्ते से मिलती जुलती थी जिसे ये यून ने शुद्धयांग तलवार महल में प्राप्त किया था। हल्की हवा चलने पर पेड़ों के पत्ते सरसरा उठे
उस सरसराहट में मानो एक विचित्र धुन समाई हुई थी जो बेहद मनमोहक थी। हालांकि पत्तियों के भीतर छिपा रहस्य स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे लुओ तियान और उसके साथी देख सके। दरअसल 9 दाओ वृक्ष की ऊंचाई तक पहुंचना भी उनके लिए एक ऐसी बात थी जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। 99 डेकाफीट, एकदम सही। लुओ तियान ने यी यून के दाओ वृक्ष को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा हो। उसका दिमाग चकरा गया। उन्होंने अभी अभी अनुमान लगाया था कि शिशुइरान कबीले ने यी यून को जल्दबाजी में अपनी सफलता हासिल करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उनकी बातचीत पूरी होने से पहले ही यी यून का दाओ वृक्ष 99 डेकाफीट की ऊंचाई तक बढ़ चुका था। क्या आप ऐसा करना बंद कर सकते हैं? क्या आप हमें जीने का एक रास्ता दिखा सकते हैं? सामूहिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करना और सभी लाभ प्राप्त करना, स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में प्रवेश करना और यहां तक कि 9 दाओ वृक्ष प्राप्त करना। लुओ तियान अचानक निराश और हताश महसूस करने लगा। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के प्रति उसकी उत्सुकता भी कम हो गई थी। अंततः उसे समझ आ गया कि उसे शुरू से ही यी यून के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी। वह यी यून के बराबर प्रतिभाशाली नहीं था, जिसके कारण इतना बड़ा अंतर था। सामूहिक प्रशिक्षण सत्र में यी यून ने उसे हर तरह से पछाड़ दिया, यहां तक कि वह सिर भी नहीं उठा पाया। 99 दाओ ट्री, यी यून तुम काफी अच्छे हो, लेकिन आत्मसंतुष्ट मत हो जाना। 99 दाओ ट्री भविष्य में बड़ी सफलता की गारंटी नहीं देता। इसी क्षण कांग मान की आवाज यी यून के कानों में गूंज उठी। 9 दाओ वृक्ष होना एक मूलभूत आवश्यक शर्त थी जो किसी भी सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आवश्यक थी। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास 9 दाओ वृक्ष थे, लेकिन एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर उनकी सारी क्षमता समाप्त हो गई। जी हाँ सीनियर कांग मांग, आपकी सच्ची सलाह के लिए धन्यवाद। ये जूनियर भली भांति जानता है, मेरा मार्शल आर्ट का सफर अभी शुरू ही हुआ है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यी यून ने ये कहा, उसके सामने स्थित दाओ वृक्ष धीरे धीरे सिकुड़ गया और उसके दांतियान में समा गया। उसी क्षण यी यून की आंखें और भी गहरी हो गईं और उसकी आंखों के भीतर दाओ वृक्ष के पत्तों की नसें चमकती हुई प्रतीत हुई। इस समय यी यून को लगा कि वह दाओ के और भी करीब आ गया है, लेकिन यह भावना बहुत जल्दी गायब हो गई। महान दाओ का सत्य ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से छुआ जा सके। अध्याय 855, लंबे समय से प्रतीक्षित पारिवारिक। 10,000 परियों के स्वर्ग में किसी व्यक्ति को तब परिपक्व माना जाता था जब वह स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में पहुंच जाता था, क्योंकि वह बाहर प्रशिक्षण लेने के योग्य हो जाता था। हालांकि स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के लाखों योद्धा होने के बावजूद मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर ही थी। बाकी लोग स्वर्गारोहण के मार्ग पर अपनी क्षमता को समाप्त कर देंगे या दूसरों द्वारा कुचल दिए जाएंगे और स्वर्गारोहण के महान मार्ग के नीचे हड्डियों के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। यी यून खड़ा हुआ और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में युआन ची लगभग 100% बढ़ गई है, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। एक गहरी सांस लेकर यी यून ने अपने पैरों को कूल्हों की सीध में रखा और कूल्हों से पीठ तक पूरी ताकत से एक बाघ की तरह झपट्टा मारा। मुक्का अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही एक सीटी बजाती हुई हवा ने हवा को चीर दिया और पहाड़ की दीवार से जा टकराए। ब्लैक विंड वैली की पर्वतीय दीवारें सैकड़ों हजारों वर्षों तक काली गैसों में डूबी रहीं, जिससे वे अत्यंत ठोस और हीरे के समान कठोर हो गईं। उन पर तलवार से वार करने पर भी कोई निशान नहीं पड़ता था। बूम! उसके शरीर में व्याप्त सभी दमनकारी शक्तियां उस एक मुक्के के साथ फूट पड़ी और ब्लैक विंड वैली की पर्वतीय दीवार से टकरा गईं। मलबे के बड़े बड़े टुकड़े उड़ गए और कंकड़ पत्थर उड़ने लगे और यही उनकी पूरी मुट्ठी पर्वतीय दीवार में गहराई तक धंस गई। इसके अलावा कठोर पर्वत की दीवार में मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैली हुई थीं, जिनके केंद्र में ही उनकी मुट्ठी थी। उसकी मुट्ठी की ताकत पहाड़ को चीरने के लिए काफी थी। तियान युआन की दुनिया में तो ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये 10,000 परियों के स्वर्ग की काली हवा की घाटी थी। ब्लैक विंड वैली की चट्टानें लंबे समय तक काली धुंध के प्रभाव में रहने के कारण अत्यधिक प्रतिरोधी हो गई थी, और अगर उन पर मुक्के से भी चोट लग जाए तो भी पहाड़ की चट्टान धीरे धीरे ठीक हो जाती थी। इसके बावजूद यी यून अपने मुक्के की ताकत से बहुत संतुष्ट था। इस समय कैंग मांग ने समय देखा और अचानक कहा, ठीक है, माउंट एज और बिलो में सामूहिक प्रशिक्षण समाप्त होने वाला है। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। ब्लैक विंड वैली की परीक्षा में अधिकतर लोग 5वें स्तर तक पहुंच चुके थे। यी यून, जिसे असफल माना जा रहा था, सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा, और उस महत्वाकांक्षी छात्र रानयू को अपंग होना पड़ा। ये वास्तव में एक दुखद स्थिति थी। शिष्यों को लेने के लिए 2 स्पिरिट क्रूजर उतरे। माउंट एज और बिलो में परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। इसके बाद आप सभी सीधे लुओ वंश की राजसी राजधानी के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मेरी कामना है कि आप सभी को अच्छे परिणाम प्राप्त हों। कांग मांग ने धीरे धीरे इन शिष्यों पर अपनी दृष्टि घुमाते हुए कहा। लुओ डिवाइन हॉल। जैसे ही परीक्षाओं का जिक्र हुआ, शिष्य उत्साहित हो गए। ये हर 60 साल में एक बार होता था और इससे परिवार और राज्य को सम्मान मिलता था। साथ ही अवसर भी भरपूर थे। भले ही वे जानते थे कि उनका भविष्य अंधकार में है, फिर भी वे एक बार कोशिश करना चाहते थे। छोटे भाई यी, राजमहल की यात्रा के दौरान कृपया निवास में ही रहें और बाहर न निकलें। शांति से अंदर रहकर साधना करें। लुओ फेंगलिंग अचानक उनके पास आकर बोली। यी यून जानता था कि लुओ फेंगलिंग शिशुइरान कबीले को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, ठीक है। लुओ फैमिली को पता नहीं था कि यी यून सचमुच सुन रहा है या नहीं। वो निचले लोक से आया था और उसे कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। शिशुइरान कबीले जैसे विशालकाय से मुकाबला करना बेहद खतरनाक था। स्पिरिट क्रूजर एक दिन के अंतराल पर अलग अलग
उड़ान भरते हुए फीनिक्स फर्मियाना स्टेट और फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों को लेकर लुओ कबीले की शाही राजधानी की ओर रवाना हुए। अनंत तारों से भरे ब्रह्मांड में एक विशाल महाद्वीप प्रकाश की असंख्य पट्टियों से घिरा हुआ था। विशालकाय आध्यात्मिक नौकाएं प्रकाश की पट्टियों के बीच से होकर गुजर रही थी और इन नौकाओं में सबसे छोटी नौक एक पहाड़ के आकार की थी, जिस पर कई मंडप बने हुए थे। वहां विशालकाय उड़ने वाले फिर जीव भी थे जो धीरे धीरे उड़ रहे थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। महाद्वीप पर भूगर्भीय संरचनाएं तीव्र ढलान वाली थीं, जिनमें अनगिनत अमर पर्वत जमीन से फूटकर निकलते थे। वे आकाश तक पहुंचने वाली तेज तलवारों की तरह थे। अमर पर्वतों के ऊपर बादल मंडराते थे और भव्य महलों की कोई कमी नहीं थी। यह महाद्वीप लुओ वंश की शाही राजधानी का स्थान था। यह पूरे लुओ वंश का सबसे बड़ा महाद्वीप भी था। 100 मिलियन वर्षों से अधिक समय से चली आ रही लुओ वंश की शाही परिवार कई पीढ़ियों से इस महाद्वीप पर निवास कर रही थी। दशकों पहले उन्होंने दुश्मन के साथ एक भीषण युद्ध छेड़ा था, जिसने पूरे महाद्वीप पर आक्रमण करते हुए राजधानी तक पहुंच गया था। वे राजधानी पर कब्जा करने में लगभग सफल हो गए थे। इसके चलते लुओ वंश के शाही वारिसों को भी पलायन करना पड़ा था। लेकिन अब युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध के निशान पहले ही मिट चुके थे। ठीक उसी क्षण 10 मीटर से अधिक पंखों वाला एक जादुई दानव अचानक दूर से तीक्ष्ण आवाज में पुकारा। वह बिजली की गति से चला और पलक झपकते ही एक लाल छाया में परिवर्तित हो गया, जो एक धुंधली पट्टी में समा गया और सबसे ऊंचे अमर पर्वत की ओर उड़ गया। ये लुओ वंश के राजघराने का दिव्य हंस है, एक स्पिरिट क्रूजर पर सवार किसी व्यक्ति ने कहा। एक दिव्य हंस की युद्ध शक्ति लगभग शून्य थी, लेकिन वह 10,000 परियों के साम्राज्य में सबसे तेज परी प्राणी था। इसका उपयोग लुओ कबीले के राजपरिवार के बीच संदेशवाहक प्राणी के रूप में किया जाता था। दिव्य हंस को एक अमर पर्वत पर उतरते देख किसी को नहीं पता था कि अन्य राज्यों से कौन सी महत्वपूर्ण खबर आई है। दिव्य हंस अमर पर्वत की ओर उड़ा और सीधे पर्वत की ढलान पर जा पहुंचा, जहां एक विशाल महल था, राजकुमारी पर्पल स्पिरिट का निवास स्थान। ये हवेली लुओ वंश की राजसी राजधानी में सम्राट और महारानी के शाही महल के बाद दूसरे स्थान पर थी। ये कई राजसी आवासों से श्रेष्ठ थी। ये प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के निवास स्थान के समान क्षेत्र में स्थित था, इसलिए इसका महत्व स्पष्ट था। लुओ वंश की राजसी राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए ये दोनों व्यक्ति महत्वपूर्ण हस्तियां थे। इनमें से एक का सिंहासन पर आसीन होना और सर्वोच्च महल में प्रवेश करना निश्चित था। लेकिन इस समय राजकुमारी पर्पल स्पिरिट, जो लुओ कबीले के सिंहासन की उत्तराधिकारी उम्मीदवारों में से एक थी और स्वर्ग की एक गौरवशाली पुत्री थी, जिसकी ओर लुओ कबीले के कई नागरिक श्रद्धा से देख भी नहीं सकते थे, अपने पैर नंगे करके अपने शयनकक्ष में व्यस्त थी। बम! एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन शयनकक्ष के बाहर खड़ी बूढ़ी नौकरानी टस से मज नहीं हुई, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। काले धुएं के बीच पीले कपड़े पहने गोल चेहरे वाली एक लड़की खांसते हुए बोली, राजकुमारी, कितनी बार हो चुका है? अगर यही चलता रहा तो आप पूरी इमारत को उड़ा देंगी। हम यहाँ तो गोलाबारी की व्यवस्था है, तो ये कैसे फट सकता है? तुम्हारे जैसी छोटी नौकरानी को तो बस बकवास करना आता है, दूसरी लड़की ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। तुरंत ही एक ताजा हवा चली और काले धुएं को उड़ा ले गई। काले धुएं में छिपी लड़की ने भी अपना रूप प्रकट कर दिया। अगर ये यून यहाँ होता तो वह उसे देखते ही लुओ हुआ एर के रूप में पहचान लेता। 10 साल से अधिक समय बीत चुका था और लुओ हुआ का रूप रंग और भी निखर गया था। उनके चेहरे पर एक अत्यंत शाही आभा थी, जो स्वाभाविक रूप से उनकी भौहों से झलकती थी। लुओ वंश के अधिकांश शाही सदस्यों को सुडौलपन विरासत में मिला था और लुओ हुआ की सुंदरता को तो शाही परिवार में भी असाधारण माना जाता था। उनमें अपनी माता महारानी शुवानहो का आकर्षण था। लुओ हुआ ने केवल एक चुस्त दुरुस्त रेशमी कमीज पहनी हुई थी। हल्का सा रेशम उसकी त्वचा से कोमल रूप से चिपक गया था, जिससे उसकी आकृति और भी निखर गई थी। उसके स्तन सुडौल थे और कमर पतली थी। उसकी टांगें लंबी और सुडौल थीं, जबकि उसके काले बाल उसकी पीठ पर ऐसे लहरा रहे थे मानो वे सबसे सुंदर साटन हो। राजकुमारी, मैंने सुना है कि प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट आजकल कई कुलों को अपने साथ मिला रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं है? आप वीरान स्वर्ग तकनीक पर शोध क्यों कर रही हैं? महारानी शुवानहो बहुत चिंतित है। मैंने सुना है कि महारानी शुवानहो ने प्रिंस पिंगनान को लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर जगह से प्रतिभाशाली लोगों को लाने का काम सौंपा है। राजकुमारी, आप कैसे बेपरवाह हो सकती हैं? नौकरानी ने मुंह बनाकर कहा। मुझे चिंता क्यों होनी चाहिए? मैं तो सिंहासन पर बैठने की इच्छुक नहीं हूँ। अगर मुझे सिंहासन मिल भी गया तो क्या मुझे रोज राजपत्र नहीं लिखने पड़ेंगे? ये सोचकर ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। लुओ हुआ दौड़कर अपने वीरान स्वर्ग के कड़ाहे के पास गई और बेपरवाही से बोली। लेकिन उद्धरण चिन्ह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लुओ हुआ ने पीछे मुड़कर अपनी खूबसूरत आंखों से नौकरानी को घूरा। शाबाश, चुन लिए। क्या माँ ने तुम्हें रिश्वत दी है? डोंगर को देखो, कितनी सलीके से रहती है, बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती। जब लुओ हुआ ने ये कहा तो उसने एक कोने में उब रही डोंगर की ओर इशारा किया। अगर ये यून यहाँ होता तो वह जरूर हैरान होता कि 1 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद डोंगर अभी भी 11 या 12 साल की बच्ची जैसी दिखती है। वह बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई है। डोंगर को देखते ही चुनिये ने उसे चिढ़कर घूरते हुए कहा, वह बदमाश तो बस बंस खाकर ही ठीक रहेगी। इसके अलावा वह बस सोती रहती है। भला वह कुछ बोलेगी कैसे? उसके पास तो कोई विचार भी नहीं है। लेकिन राजकुमारी, पब फ्यूचर एड्स, बस करो, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें द्वारों की रखवाली के लिए भेज दूंगा। और यह बिल्कुल सही है कि तुम एक प्राचीन परी जैसे जीव के वंशज हो। तुम्हें द्वारों की रखवाली के लिए इस्तेमाल करना वाकई शानदार है। निगरानी करना, द्वारों की रखवाली करना। राजकुमारी, मैंने आपकी काफी लंबे समय तक सेवा की है। मैंने कोई पुण्य कर्म न करते हुए भी कड़ी मेहनत की है।
ये सोचकर कि आप मुझसे द्वारों की रखवाली करने को कह रही हैं। चुन ये ने व्यथित होकर हैरानी से देखा। चुन ये को रोते देख लुओ हुआ ने चिढ़कर कहा, बस करो बस करो। मुझे पता था कि तुम माँ की बातें सुन रहे होगे, इसीलिए तो तुम लगातार रो रहे हो। ठीक है, मैं अगले कुछ दिनों में इसके बारे में पूछ लूंगी। धन्यवाद राजकुमारी। राजकुमारी, मैं यह आपके भले के लिए कर रहा हूँ। वह राजकुमार किसी भी तरह से अच्छा इंसान नहीं लगता। लुओ का सिंहासन उसे कैसे दिया जा सकता है? ये तो आपका ही होना चाहिए, चुनये ने कहा। इसी क्षण दरवाजे के बाहर से अचानक बूढ़े नौकर की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी, युवा स्वामी जुवान जुन्युए आपसे मिलना चाहते हैं। लुओ हुआ एर ने भौहें चढ़ाई और उसे अस्वीकार करना चाहा, लेकिन उसने देखा कि उसके बगल में बैठा चुनये उसे दया भरी नजरों से देख रहा है। लुओ हुआ ने अपने शब्दों को वापस लेते हुए कहा, तो फिर उसे इंतजार करने दो। ये कहते हुए लुओ हुआ ने ऊँघ रही डोंगर के सिर पर हल्के से थपथपाया और कहा, सोना बंद करो। तुम्हारी लार मेज पर टपक रही है, जल्दी करो और कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। इतने साल हो गए और तुम में जरा भी सुधार नहीं हुआ। तुम्हें बस सोना और खाना ही आता है। लुओ हुए ने डोंग एर की ओर अपनी आंखें घुमाई। डोंगर ने अपना सिर सहलाते हुए दुखी स्वर में कहा, लेकिन मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ। बस करो, वो जुबान जुन्युए हर दूसरे दिन मुझसे मिलने आती है, बहुत परेशान करती है। पता नहीं इस बार क्या बात है। मैंने सुना है कि दिव्यहंस अभी अभी लौटी है, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। चुनये ने ये कहते हुए धीरे धीरे चल रही डोंग एर को खींचा और लुओ हुआ एर को कपड़े बदलने में मदद की। एक विशाल और भव्य हॉल के बीचों बीच सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ सीधा खड़ा था। उसके सुंदर चेहरे पर तलवार जैसी भौहें और तारों जैसी आंखें थी और उसने अपनी पीठ पर तलवार टांग रखी थी। वो वहां खड़ा था, मानो एक तलवार हो जो म्यान से बाहर निकलने ही वाली हो और उससे एक तीखी आभा निकल रही हो। इस समय दरवाजे के बाहर बेहद हल्की पंचाप सुनाई दे रही थी। यह आवाज किसी कोमल हवा के झोंके जैसी थी और हर कदम ऐसा लग रहा था मानो कोई सुंदरी नाचती हुई उसकी ओर आ रही हो। यह आवाज सुनकर उस आदमी की आंखों में मुस्कान चमक उठी और उसने दरवाजे की ओर देखा। डिंग डिंग डिंग। जैसे ही जेड पत्थर पर हल्की सी चोट की आवाज सुनाई दी, दरवाजे के बाहर से एक बेहद खूबसूरत महिला अंदर आई। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की सुंदरता के बारे में लुओ कबीले में सभी जानते थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उनके चेहरे की एक झलक पाने का मौका मिला था। लड़की ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके काले लंबे रेशमी बाल कमर तक पहुंच रहे थे। उसकी त्वचा क्रिस्टल जैसी चमकदार थी, मानो वह उच्चतम श्रेणी का सफेद जैड हो। उसकी आंखें जलप्रपात जैसी थीं और उसकी नुकीली नाक ने उसे एक दमकती हुई छवि प्रदान की। उसके चेहरे पर एक गहन गरिमा का भाव था, जिसे देखकर अनायास ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती थी। यह न केवल लुओ कबीले की राजघराने की सदस्य होने के कारण था, बल्कि यह उनके प्राचीन फे वंश की कुलीनता के कारण भी था। डोंगर के साथ लुओ हुआ हॉल में दाखिल हुई। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को प्रणाम। जुबान जुन्युए ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। हालांकि वह महारानी शुवानहो के परिवार का सदस्य था और उसे लुओ हुओ एर का चचेरा भाई माना जाता था, लेकिन वह केवल एक पारिवारिक कुल का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जबकि वह लुओ कुल के सिंहासन की उत्तराधिकारी थी। शुवान जुन्युए ने शिष्टाचार का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, लुओ हुआ ने संक्षिप्त रूप से सहमति जताते हुए सम्मान की सीट पर बैठ गई। फिर उसने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, आप किस लिए खड़े हैं? मुझे सीट प्रदान करने के लिए राजकुमारी पर्पल स्पिरिट का धन्यवाद, जुवान जुन्युए ने कहा। क्या आप बैठने की जगह दे रहे हैं? इस राजकुमारी को तो खड़े रहना ही भद्दा लगता है। हालांकि लुओ हुआ यह बात खुलकर नहीं कह सकती थी। जुबान जुन्युए उसकी मां के खानदान से था। वह युवा पीढ़ी के उन प्रतिभाशाली लोगों में से एक था जिनकी महारानी जुवानहो भी बहुत इज्जत करती थी। अपनी मां की खातिर वह उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं कर सकती थी। अध्याय 856, उसे मुझे स्वामी कहने के लिए राजी करना। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? लुओ हुआ एर ने हल्के से पूछा। लुओ हुआ की हल्की आवाज उसके बगल में खड़ी चुनये समझ गई। वह जानती थी कि राजकुमारी के शब्दों का अर्थ था, जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो, कहते कहते चली जाओ। राजकुमारी का प्राचीन कलाकृतियों को परिष्कृत करने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जुबान जुन्युए ने तुरंत अपना वस्त्र झाड़ा, खड़े हुए और कहा, महारानी जुबान ने राजकुमारी को आमंत्रित किया है। यह एक अत्यावश्यक मामला है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि राजकुमारी इस विनम्र सेवक के साथ यथाशीघ्र चले। माँ मुझे किस लिए बुला रही है? लुओ हुआ ने जुबान जुन्युए की तरफ देखा और उसे गुस्सा आया। जुबान जुन्युए दिन भर उसकी माँ के पास ही रहता था, मानो वह उसकी माँ को अपनी माँ मानता हो। जब उसने इस बारे में सोचा तो लुओ हुआ को सिरदर्द होने लगा। अगर ऐसा है तो मैं माँ से मिलने जाऊंगी। फेंगुआ महल, महारानी जुबान का महल। यह शाही हरम के दो बड़े महलों में से एक था। महारानी जुबान और महारानी लुओ दोनों को महारानी की उपाधि दी गई थी और दोनों को प्राचीन फे परिवार के कुलों का समर्थन प्राप्त था। वे दोनों लुओ कुल में अत्यंत प्रमुख थीं।
महारानी जुबान ने हरम में कुछ देर बाद प्रवेश किया, लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण महल में उनकी साधना की गति महारानी लुओ से कम नहीं थी, इसलिए वह जल्दी ही महारानी लुओ के बराबर हो गई और सम्राट लुओ का विश्वास जीत लिया। हालांकि महारानी लुओ का गुट लंबे समय से सक्रिय था और स्वयं राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट का भी काफी प्रभाव था। लुओ हुआर की प्रतिभा असाधारण थी और महारानी जुबान ने उन्हें कई तरह से सहायता प्रदान की थी, फिर भी उनके लिए सिंहासन पर आसीन होना बेहद मुश्किल था। महारानी जुबान की निराशा का कारण उनकी बेटी का स्वभाव था। वह अपनी मर्जी से काम करती थी और मार्शल आर्ट तथा वीरान स्वर्ग तकनीक के अध्ययन में पूरी तरह से लीन थी। उसे सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट का आगमन। इसके बाद लुओ हुआए महल के द्वार पर प्रकट हुई। महारानी जुबान के सुंदर चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी शिकन आ गई, मानो वह मन ही मन पीड़ा में हो। माँ, आपको मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? लुओ हुआर के महारानी जुबान तक पहुंचने से पहले ही उसकी रूठी हुई आवाज सुनाई दी। तुम सचमुच आने को तैयार हो? महारानी जुबान ने आह भरते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। मैं क्यों नहीं आती? मैं माँ से मिलने जाने की योजना बना रही थी। क्या मैं बस व्यस्त नहीं थी? लुओ हुआर हवा के झोंके की तरह महारानी जुबान के पास आए और चिढ़कर उनके बगल में बैठ गई। व्यस्त हो? तुम्हें व्यस्त होना चाहिए, लेकिन जिन चीजों में तुम्हें व्यस्त रहना चाहिए वे उचित मामले हैं। वो सिंहासन के लिए होड़ एक बार शुरू हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। एक बार हमारी हार हो गई तो इससे हमारा कोई भला नहीं होगा। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और युद्ध समाप्त होने के दशकों बाद हमारे लुओ वंश को पहली बार लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। युद्ध में हमारे लुओ वंश ने कई शक्तिशाली हस्तियों को खो दिया है और कोई नहीं जानता कि कितने गुट लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पिता आगामी लुओ डिवाइन हॉल परीक्षाओं को लेकर बहुत गंभीर हैं। यदि लुओ डिवाइन हॉल परीक्षाओं में हमारा प्रदर्शन क्रिम्सन फर्मेंट से बेहतर रहा तो तुम अपने पिता और उनकी प्रजा की दृष्टि में सिंहासन के लिए अधिक उपयुक्त उम्मीदवार बन जाओगी। ये कहते हुए महारानी जुबान ने एक जेड पर्ची निकाली और कहा, अभी अभी राजकुमार पिंगलान ने एक दिव्य हंस को सूचना के साथ वापस भेजा है। इसमें उन प्रतिभाशाली लोगों की सूची है जिनकी हमने अनुशंसा की है और जिनके लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की संभावना है। कृपया इसे देख लें। लुओ हुआए ने जेड की पर्ची ली और जैसे ही उसने उसे हल्के से टटोला, वह तुरंत चुपचाप भौहें सिकोड़ ली। इतने सारे, ये बहुत लंबा है, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता। लुओ हुआर की निगाहें घूमी और उसने जुबान जुन्युए की ओर देखते हुए कहा, क्या जुबान जुन्युए को ये सब अच्छी तरह से पता नहीं है? आप इसे संक्षेप में क्यों नहीं बता देते? वहां इतने सारे लोग थे जो जेड के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे। लुओ हुआएर ने उन सभी को पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई। तुम बदमाश, महारानी जुबान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि लुओ हुआए के छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। छोड़ो इसे जुन्युए, जाओ और उसे बता दो, महारानी जुबान ने सिरदर्द के साथ कहा। जी हाँ महाराज, जुबान जुन्युए ने उत्तर दिया। दरअसल यहाँ मौजूद प्रतिभाशाली लोगों में से मेरी राय में अधिकांश औसत दर्जे के हैं। कुछ ही ध्यान देने योग्य हैं, विशेष रूप से क्लाउड वाटर स्टेट के मुसांग, हेवन फॉल स्टेट के गुकिंग और स्पिरिट फेदर स्टेट के लिंगवू। इन सभी में हेवन फे वंश का रक्त है और इन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक साधना की है। इन्होंने लंबे समय से ख्याति अर्जित की है और ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से हैं। इसके अलावा फायर क्लाउड स्टेट का एक व्यक्ति है जिसका माउंट एज्योर बिलो सामूहिक प्रशिक्षण में प्रदर्शन बेहद शानदार था, और यह भी उल्लेखनीय है कि वह एक इंसान है। जुबान जुन्युए ने यह कहते हुए खुद भी इस बात को अविश्वसनीय पाया। किसी इंसान का प्रथम स्थान प्राप्त करना, खासकर ब्लैक विंड वैली में सफलता हासिल करना, अत्यंत दुर्लभ था। हमारे 10,000 परियों वाले स्वर्ग में तो कुछ ही इंसान हैं। दूसरे स्वर्गों में भी इंसान कमजोर नहीं है। ऐसे में किसी प्रतिभाशाली इंसान का होना आश्चर्य की बात क्यों हो? लुओ हुआएर ने बेपरवाही से कहा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे स्वर्ग के परी हैं या इंसान। अब उसकी चिंता सिर्फ अपने कमरे में रखे कड़ाहे में थी। उसमें नई कलाकृतियों को परिष्कृत किया जा रहा था और वह अपनी नौकरानी चुनलिए को उसे देखने देने में सहज महसूस नहीं कर रही थी। यह इंसान सचमुच अन्य स्वर्गों के इंसानों से अलग है। इसका नाम ये यून है और यह अग्नि बादल राज्य के पृथ्वी अग्निकक्ष का नवनियुक्त शिष्य है। अग्नि आत्मा महल में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इसे राजकुमार पिंगलान को भेजा गया था। इससे पहले ये हमारे लुओ वंश का सदस्य नहीं था और इसे अग्नि बादल राज्य के स्वर्ग अग्निकक्ष के एक शिष्य ने बचाया था, जुबान जुन्युए ने कहा। ये कहते ही जुबान जुन्युए को अचानक एहसास हुआ कि लुओ हुआए के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से बदल गए थे। ये यून, लुओ हुआएर थोड़ी चौंक गई। उस नाम ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। यह असंभव होना चाहिए कि यह वह बदमाश हो। ये सोचते ही लुओ हुआएर ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। लुओ वंश की राजकुमारी होने के नाते लुओ राजसी सिंहासन की उत्तराधिकारियों में से एक होने के कारण उसे एक निचले राज्य के एक देहाती लड़के द्वारा तंग किया जाता था। जब लुओ हुआएर ने ये यून के अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व व्यवहार और उसके शांत स्वभाव के बारे में सोचा तो वह क्रोधित हो गई। जुबान जुन्युए ने लुओ हुआए के चिड़चिड़े भाव को देखा और वह बहुत परेशान हो गई। क्या राजकुमारी को इस यून के बारे में पता है? जुबान जुन्युए ने पूछा। लुओ हुआएर ने कहा, संभवतः ये केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम समान है। वो बदमाश तो निचले लोक के किसी कोने में कुएं के तल में बैठे मेढक की तरह ही फंसा हुआ था। उस समय उस बदमाश से हारने के बावजूद मैं राजकुमारी झींगों के तालाब में बैठी अजगर की तरह थी। अगर माँ ने मुझे लुओ वंश की साधना तकनीकों या रहस्यमयी तकनीकों का इस्तेमाल करने से न रोका होता क्योंकि उन्हें डर था कि मेरी पहचान उजागर हो जाएगी, तो फिर क्या क्या मुसीबतें होती। लुओ हुआएर ने अनुमान लगाया कि वह बदमाश ये यून शायद युआन ओपनिंग स्तर पर ही था।
इस स्तर पर उसे निचले स्तर का ऋषि माना जाता था। हालांकि 10,000 परी साम्राज्य स्वर्ग में वह नामात्र का सैनिक था। शायद उसे तियान युआन लोक में लौटने का अवसर ढूंढना चाहिए और उस बदमाश ये युन को लुओ कबीले में लाकर उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे उसे पता चले कि इस राजकुमारी की पहचान कितनी महान है। वह उस बदमाश को यह दिखाना चाहती थी कि मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने के लिए उन छोटी छोटी दुनियाओं में रहना काफी नहीं है। उसे 10,000 परियों के स्वर्ग में आना होगा और इस राजकुमारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अगर वह इस राजकुमारी के सामने झुक जाए तो ये राजकुमारी उस पर दया करेगी और उसे अपना सेवक मान लेगी। समय आने पर उसे समझ आ जाएगा कि उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। हे वो लड़का मार्शल आर्ट का दीवाना है। वो जरूर मेरे लुओ कबीले की साधना तकनीक सीखना चाहेगा। समय आने पर मैं उसे अपना गुरु कहलवा लूंगा। ये तो वाकई बहुत अच्छा लगेगा। इन विचारों के साथ लुओ हुआ एर ने अनजाने में एक भयावह मुस्कान प्रकट कर दी। हालांकि इस मुस्कान ने जुआन जुनिवे को आश्चर्यचकित कर दिया। भले ही उसमें थोड़ी सी भयावहता झलकती थी, लेकिन जब तक लुओ हुआ एर मुस्कुराती रहती थी, वह फूलों के खिलने की तरह दूसरों को चकाचौंध कर देती थी। जाहिर है यह मुस्कान बिना किसी कारण के नहीं आई होगी, इसलिए ये स्पष्ट रूप से इसलिए थी क्योंकि वह किसी और यी यून के बारे में सोच रही थी। वो यी यून कौन है? जुआन जुनिवे अचानक घबरा गई और सतर्क हो गई। हालांकि वह लुओ हुआ एर के प्रति बेहद सम्मानजनक था, लेकिन उसने अपने दिल में खुद को लुओ हुआ एर का प्रेमी मान लिया था। भविष्य में यदि लुओ हुआ सिंहासन पर आसीन होती हैं, तो उनके पति के रूप में वे निश्चित रूप से लोगों के बीच एक शक्तिशाली व्यक्तित्व होंगे। और जुआन जुनिवे महारानी जुआन के परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए वे परिवार के शीर्ष प्रतिभाशाली सदस्य थे और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी प्रतिभा का विकास किया था। किसी को नहीं पता था कि लुओ हुआर किस व्यक्ति की बात कर रही थी जिसने लुओ हुआर पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा था। उस मुस्कान के बारे में सोचते ही वह व्यक्ति शायद किसी प्रतिष्ठित परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा होगा। जाहिर है वह नाम सूची में मौजूद यी यून तो हो ही नहीं सकता था। हालांकि वह प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी प्रतिभा बस ठीक ठाक थी। पृष्ठभूमि के लिहाज से तो उसका कोई जिक्र ही नहीं था। जुआन जुनिवे को खतरे का तीव्र एहसास हुआ। अच्छा, तो यी यून ने कैसा प्रदर्शन किया? लुओ हुआ ने अचानक जिज्ञासावश पूछा। सबसे पहले माउंट एजोर बिलो के सामूहिक प्रशिक्षण में उन्होंने प्राचीन फे भवन में दाउट्री और एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन दिव्य स्तंभों की शीतनिद्रा जागृति की रेटिंग प्राप्त की। ब्लैक विंड वैली में उन्होंने इंटरमीडिएट स्पिरिट ब्लड स्नैक को पकड़ लिया। जुआन जुनिवे ने उत्तर दिया, ओह ये तो बहुत ही शानदार है। लुओ हुआ एर ने सिर हिलाया। हुओ एर, इस इंसान का प्रदर्शन वाकई बुरा नहीं है। ये निचले स्तर से आया है, लेकिन इसके पास 2 एस्पेक्टोटेम है और एक प्राचीन फे हड्डी को अवशोषित करने के बाद इसने स्वर्ग भक्षण करने वाले बार ड्रैगन की रक्तरेखा प्राप्त कर ली है। मेरी राय में ये काफी मेहनती व्यक्ति है, महारानी जुआन ने कहा। जुआन जुनिवे ने भी यही बात दोहराई। निम्न स्तर के मनुष्य के लिए ऐसा प्रदर्शन करना आसान नहीं है। हालांकि उसकी नींव बहुत कमजोर है, इसलिए हो सकता है कि वह भविष्य में कुछ खास हासिल न कर पाए। जुआन जुनिवे अभिमानी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अन्य प्रतिभाशाली लोगों का मूल्यांकन करते समय अधिक संयमित रहता था। महारानी जुआन ने कहा, सामूहिक प्रशिक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग पहले ही राजमहल की ओर रवाना हो चुके हैं। जल्द ही मैं उन्हें बुलाऊंगी और हुआ समय आने पर तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। अध्याय 857 महारानी लुओ का भोज। जी माँ, लुओ हुआ ने स्पष्ट रूप से अरुचि दिखाते हुए जवाब दिया और ऐसा करने में उसे काफी हिचकिचाहट हो रही थी। लुओ हुआ यह भी जानती थी कि उसकी मां ने उसे यहाँ आने के लिए इसलिए कहा था ताकि प्रतिभाशाली बच्चों को और आकर्षित किया जा सके और दुनिया को प्रतिभा के प्रति अपना प्रेम दिखाया जा सके। अगर वह ऐसा नहीं करती तो और प्रतिभाशाली बच्चे और उनके परिवार उनके साथ जुड़ने के लिए कैसे तैयार होते? महारानी जुआन ने लुओ हुआर की ओर देखा और मन ही मना भरी। लुओ हुआर शायद इन मामलों को गंभीरता से न ले, लेकिन प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने पहले ही एक विशाल सेना खड़ी कर ली थी और वह लगातार विस्तार कर रही थी। यदि उन्होंने कड़े कदम नहीं उठाए तो यहाँ तक कि वे पारिवारिक कबीले और गुट जो उनके पक्ष में खड़े थे, वे भी अंततः प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट द्वारा पाला बदलने के लिए राजी हो सकते हैं। सिंहासन त्यागने का समय निकट था, इसलिए महारानी लुओ और राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट हर संभव उपाय का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी क्षण एक तेज रोशनी चमकी और महारानी जुआन के सामने एक ध्वनि संचार मंत्र प्रकट हुआ। आवाज संचार मंत्र में दी गई जानकारी सुनने के बाद महारानी जुआन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। क्या यह महारानी लुओ का वाणी संचार मंत्र है? जुआन जुनिवे ने पूछा। महारानी लुओ के पास एक अनूठा वाणी संचार मंत्र था, इसलिए पास खड़े होकर वह उसे एक नजर में पहचान सकता था। जी हाँ, महारानी जुआन ने सिर हिलाया। महारानी लुओ ने एक भोज का आयोजन किया है और हमें तथा परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोगों को भी आमंत्रित किया है। ऐसा लगता है कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती हैं। तो फिर हम क्या करें? जुआन जुनिवे को यह मामला कुछ पेचीदा लगा। उनकी वर्तमान सेना स्वाभाविक रूप से महारानी लुओ की सेना से बहुत कमजोर थी। हम जाएंगे। जिन प्रतिभाशाली लोगों को हमने आकर्षित किया है उन्हें भी आमंत्रित किया गया होगा। अगर हम नहीं गए तो वे प्रतिभाशाली लोग सोच सकते हैं कि हम महारानी लुओ से डरते हैं। समय आने पर वे शायद उनके जाल में फंस जाएंगे। महारानी जुआन ने वाणी संचार मंत्र को तोड़ दिया और लुओ हुआर की ओर देखा। हुआर, महारानी लुओ के घर में तुम मजाक नहीं कर सकती। एक राजकुमारी को राजकुमारी की तरह व्यवहार करना चाहिए। घर पर तुम्हारी बकवास को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब तुम बाहर जाओगी, अगर तुमने खुद को शर्मिंदा किया तो कोई नहीं जानता कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। कृपया मुझे निश्चिंत करो। जी माँ। लुओ हुआर ने अपनी प्यारी सी जीभ बाहर निकाली, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने महारानी जुआन के आग्रह पर ध्यान दिया या नहीं। ... हम लगभग लुओ कबीले की शाही राजधानी के पास पहुंच रहे हैं।
स्पिरिट क्रूजर पर सवार एक फायर क्लाउड स्टेट के शिष्य ने उत्साह से कहा। यहां तक कि लुओ फेंगलिंग की आंखों में भी तुरंत ही उत्साह की एक झलक दिखाई दी। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह मार्शल आर्ट के अभ्यास में अथक परिश्रम कर रही थी। उसने बड़ी मुश्किलों से तरक्की की थी और अब आखिरकार उसने वह ठोस कदम आगे बढ़ाया और उस पवित्र भूमि पर पहुंच गई जिसकी उसे हमेशा से चाह थी, लुओ वंश की शाही राजधानी। लुओ कबीले की शाही राजधानी ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी अपनी मर्जी से जा सके। लुओ वंश की शाही राजधानी के चारों ओर चक्कर लगाने वाली असंख्य निहारिका पट्टियां राजधानी की रक्षा करने वाली एक सुरक्षा कवच थी। राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त किए बिना प्रवेश करना असंभव था। सामान्य शिष्यों को अपने पूरे जीवन में शायद कभी भी लुओ कबीले की शाही राजधानी में प्रवेश करने का मौका न मिले। हमारे ठीक सामने लुओ वंश की राजधानी है। आपको सीधे लुओ दिव्य हॉल ले जाया जाएगा और आप वहीं ठहरेंगे। हालांकि जल्दीबाजी में ज्यादा खुश मत होइए, अपने आसपास देखिए, फायर क्लाउड स्टेट के प्रभारी अधिकारी ने ठंडे लहजे में कहा। दोनों स्पिरिट क्रूजर पर सवार शिष्यों ने चारों ओर देखा और उन्होंने शाही राजधानी के नेबुला बैंड के आसपास परिधि के साथ साथ कई अन्य स्पिरिट क्रूजर को डॉक किया हुआ पाया। उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले कई स्पिरिट क्रूजर देखे। इन स्पिरिट क्रूजर पर अलग अलग राज्यों के झंडे लगे हुए थे। वह रेन इमॉर्टल स्टेट का स्पिरिट क्रूजर है और वह स्पिरिट क्रूजर अर्थ डेसॉर्ट स्टेट का है, एक शिष्य ने कहा। सरसरी नजर में ही उन्हें कम से कम 20 राज्यों के झंडे दिखाई दिए। 100 से अधिक स्पिरिट क्रूजर शाही राजधानी की ओर बढ़ते हुए असंख्य झंडे लहरा रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि लुओ कबीले के कुल 196 राज्य थे और उनमें से कुछ राज्य फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट से कई गुना बड़े थे, फिर भी इससे सभी को एक चौंकाने वाला एहसास हुआ। 196 राज्यों के अलावा कई प्राचीन वंश भी थे जिनकी गहरी विरासत थी। उदाहरण के लिए शिशुइरान वंश ऐसा ही एक वंश था। यह वंश अपने परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों को स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षित करता था और उन्हें लुओ वंश की राजधानियों में भेजता था। ये बड़े वंश आमतौर पर असाधारण प्रतिभाओं को स्वयं ही पोषित करते थे। केवल थोड़े कम प्रतिभाशाली बच्चों जैसे रान यू को ही प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। इसलिए शाही राजधानी का उत्कृष्ट अभिजात वर्ग से भर जाना था। ये जानते हुए भी घनी आबादी वाले इतने बड़े आकार के स्पिरिट क्रूजरों के दृश्य को वास्तव में देखने से जो अनुभूति हुई वह सचमुच अद्भुत थी, जिनका सिरा दिखाई नहीं दे रहा था। वहां मौजूद फायर क्लाउड स्टेट के लोग आह भरे बिना नहीं रह सके और उन्हें अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। वे जानते थे कि इन जैसे लोगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनमें से कई लोगों का भाग्य केवल हरे पत्तों के रूप में प्रकट होना था जो फूलों की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। अरे ये तो हेवन फॉल स्टेट का स्पिरिट क्रूजर है, एक शिष्य ने अचानक कहा। हेवन फॉल राज्य 196 राज्यों में से शीर्ष 5 राज्यों में से एक था। जहां तक फायर क्लाउड स्टेट की बात है वह केवल मध्य स्थान पर था, इसलिए दोनों राज्यों की ताकत में अंतर मामूली नहीं था। हालांकि हेवन फॉल स्टेट का स्पिरिट क्रूजर एक मानक स्पिरिट क्रूजर था, फिर भी उसका आकार फायर क्लाउड स्टेट के स्पिरिट क्रूजर से कई गुना बड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके स्पिरिट क्रूजर में सवार युवा अभिजात वर्ग की संख्या फायर क्लाउड स्टेट के स्पिरिट क्रूजर की तुलना में कहीं अधिक थी। ऐसे बड़े राज्य को अधिक स्थान दिए जाना स्वाभाविक ही था। ये यून ने हेवन फॉल स्टेट के उस झंडे को देखा जिस पर एक धधकती हुई लौ बनी हुई थी। उसका उग्र लाल रंग आंखों को चुभ रहा था। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में मुकाबला बहुत कड़ा होगा। आप भले ही फायर क्लाउड स्टेट में सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन 196 राज्यों के प्रतिभाशाली लोगों के बीच शायद आपको उतना ध्यान न मिले। इसके अलावा यह मत भूलिए कि सबसे शक्तिशाली गुट लुओ वंश की राजधानियां भी मौजूद है। लुओ वंश की राजधानियों की ताकत किसी भी राज्य या परिवार से कहीं अधिक है। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रयासों पर निर्भर रहना होगा, उनका नेतृत्व कर रहे प्रभारी व्यक्ति ने कहा और हाथ के इशारे से दोनों स्पिरिट क्रूजर निहारिका पट्टी से गुजरे और लुओ कबीले की शाही राजधानी की ओर चल पड़े। जैसे ही स्पिरिट क्रूजर नेबुला बैंड की परतों से गुजरा वह तेजी से एक अमर पर्वत के पास पहुंचा जो एक तेज तलवार की तरह सीधा खड़ा था। ये यून ने नीचे देखा और हल्की सी सांस छोड़ी। ये प्रतियोगिता वाकई बेहद रोमांचक थी। हालांकि इससे यून के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। उसने अभी अभी एक बड़ी सफलता हासिल की थी और वह अपनी ताकत को परखने के बारे में सोच रहा था। उफ, तेज हवाओं के बीच 196 राज्यों से लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोगों को ले जाने वाले आध्यात्मिक नौकाएं शाही राजधानी में पहुंच चुकी थीं। वे एक विशाल पर्वत पर उतरे जिस पर एक चौड़ा चबूतरा बना हुआ था। ये चबूतरा अपने आसपास के अन्य दिव्य पर्वतों से लगभग समतल था, मानो हवा में लटका हुआ एक सपाट भूभाग हो। यहां तक कि एक विशाल स्पिरिट क्रूजर भी चबूतरे पर उतरते समय धूल के कण जैसा प्रतीत हुआ। प्लेटफॉर्म के चारों ओर विशाल और आलीशान महल थे और यून को उनमें से एक में रहने के लिए नियुक्त किया गया था। महल उज्ज्वल और विशाल था जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं और उसकी सेवा के लिए 10 से अधिक नौकर थे। महल के बीचों बीच एक मेज पर निमंत्रण पत्र रखा हुआ था। जब यून ने इसे खोला तो उसे पता चला कि यह एक भोज का निमंत्रण पत्र था और इस पर महारानी लुओ के हस्ताक्षर थे। यून ने कुछ देर सोचा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि महारानी लुओ प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की जैविक माता थी। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं इतनी उग्र होने का मुख्य कारण प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट और प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट के बीच की प्रतिस्पर्धा थी। महारानी लुओ ने न केवल हमें भोज में आमंत्रित किया है बल्कि उन्होंने महारानी जुबान को भी आमंत्रित किया है। यून ने निमंत्रण पत्र में लिखी प्रस्तावना पढ़ी और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि इन सब बातों को छोड़ दे तो वह अब लुओ वंश का शिष्य था, इसलिए महारानी के भोज के निमंत्रण को अस्वीकार करने का उसके पास कोई कारण नहीं था। अध्याय 858 4 महान युवा गुरु। लुओ वंश की राजसी राजधानी एक अत्यंत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। राजसी शहर के उत्तर में 1 लाख फीट ऊंचा बर्फ से ढका पर्वत था। पर्वत की चोटी बादलों से घिरी हुई थी और उस पर नीली बर्फ की चादर बिछी हुई थी।
चारों ओर बर्फ के विशाल मैदान फैले हुए थे जिससे वह किसी अमर के स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। और बर्फ के इस विशाल सागर में अनगिनत जेड निर्मित महल खड़े थे। प्रत्येक महल को भव्य संरचनाओं से सजाया गया था, इसलिए बाहरी वातावरण बर्फ से ढका होने के बावजूद महल का आंतरिक वातावरण पूरे वर्ष सुखद तापमान पर बना रहता था, जहां हरी भरी घास और खिले हुए फूलों से लदे पेड़ थे। ये बेहद खूबसूरत था। पर्वत शिखर के मध्य में एक गर्म पानी का झरना था जो हर मौसम में कभी जमता नहीं था। इस झरने का नाम लुओ ल्यूसिड स्प्रिंग्स था और इसका तापमान सुखद था। लुओ ल्यूसिड स्प्रिंग्स साल भर घनी जलवाष्प से ढका रहता था और इसका पानी स्वर्ग से उतरे अमृत के समान था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था, इसलिए इसका एक घूंट पीने मात्र से ही मनुष्य 1 वर्ष छोटा हो जाता था। एक केतली पीने से 10 वर्ष छोटा हो जाता था। मनुष्यों पर इसके अद्भुत प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन अपेक्षाकृत उच्च साधना स्तर वाले योद्धाओं के लिए भी लुओ ल्यूसिड स्प्रिंग्स कई दुर्लभ लाभ प्रदान करने में सक्षम था। आध्यात्मिक स्थलों से भरे लुओ कबीले के शाही परिसर में भी लुओ प्रकाशमयी जलप्रपात सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक था। पूरा लुओ ल्यूसिड स्प्रिंग्स लुओ ल्यूसिड पैलेस नामक एक महल से घिरा हुआ था और आज महारानी लुओ यहीं पर अपना भोज आयोजित कर रही थी। भोज में आमंत्रित लोग लुओ वंश के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वहां महारानी जुबान, राजकुमारी पर्पल स्पिरिट, लुओ कबीले के शाही दरबार की पुरानी प्रजा, शाही राजधानी की उत्कृष्ट हस्तियां और साथ ही वे युवा कुलीन लोग भी थे जिन्होंने सामूहिक प्रशिक्षण में अच्छा प्रदर्शन किया था और जिनसे लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। इन युवा अभिजात वर्ग के चयन के मानदंड अत्यंत उच्च थे। कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां से एक भी व्यक्ति का चयन नहीं हुआ। उदाहरण के लिए फायर क्लाउड स्टेट से केवल ये उनका चयन हुआ था। चयनित युवा अभिजात वर्ग बेहद उत्साहित थे। ये भोज उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक हो सकता था। यदि वे भाग्यशाली रहे तो उन्हें लुओ वंश के उच्च अधिकारियों की मान्यता प्राप्त हो सकती थी और उनकी तरक्की बहुत तेजी से हो सकती थी। भोज शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। निमंत्रण पत्र हाथ में लिए यून लुओ ल्यूसिड पैलेस पहुंचे और संयोगवश उनकी मुलाकात लुओ तियान से हुई, जिनके पास भी निमंत्रण पत्र था। फीनिक्स फर्मियाना राज्य के लुओ तियान को भोज में शामिल होने के लिए चुना गया था, लेकिन उनकी सीट लुओ ल्यूसिड पैलेस के बाहर स्थित बड़ी मेजों में से एक पर थी। वह केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां मौजूद थे। वहां बैठे रहने से उसे सराहना मिलने का कोई मौका नहीं था। उसे महारानी लुओ को देखने का भी अवसर नहीं मिलता, जबकि सभी महत्वपूर्ण लोग अंदर बैठे होते। ये यून को देखते ही लुओ तियान ने एक अजीब सी मुस्कान दी। जब से ये यून ने स्वर्गारोहण स्तर प्राप्त किया और 99 का दांव वृक्ष हासिल किया, लुओ तियान के मन में ये यून से प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा नहीं रही। उसने ये यून के सामने अपनी हीनता स्वीकार कर ली। ये यून ने हल्के से सिर हिलाकर महल में प्रवेश किया। यह दृश्य देखकर लुओ तियान को बेहद ईर्ष्या हुई। वह भी भीतरी महल में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन वह इसके योग्य नहीं था। महल के भीतरी भाग में कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद थीं। यहाँ तक कि यह अफवाह भी थी कि आज राजकुमारी पर्पल स्पिरिट आने वाली है। महल के भीतरी भाग में प्रवेश करने पर राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की सुंदरता का एक दर्शन संभव था। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को लुओ वंश की राजसी राजधानी में सबसे चमकदार मूर्ति माना जाता था। बड़े परिवारों की कोई भी उत्तराधिकारी या विभिन्न राज्यों की कोई भी कुलीन महिला राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। वह बिल्कुल अलग स्तर पर थी। उसकी सूरत और पारिवारिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज करते हुए उसकी प्रतिभा, जो उसके प्राचीन फे वंश की समृद्धि से उपजी थी, अपने आप में ही चौंकाने वाली थी। अफवाह थी कि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को एक प्राचीन फे वंश विरासत में मिला था, मानो वह उसी का पुनर्जन्म हो। 10 साल की उम्र में ही उसने अपने प्राचीन फे वंश को जागृत कर लिया था और वह प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट से भी कहीं आगे निकल गई थी। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की वजह से ही सम्राट लुओ ने सिंहासन के उत्तराधिकारी के चयन पर विचार विमर्श किया था। यदि ऐसा न होता तो लुओ वंश की आयु को प्राथमिकता देने की परंपरा के अनुसार प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के नियंत्रण वाली सेना और राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से कहीं अधिक प्राप्त समर्थन के कारण सिंहासन पर उनका आसीन होना निश्चित था। हालांकि लुओ तियान जानता था कि उसकी प्रतिभा और रुतबे के कारण राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से उसका जीवन कभी भी किसी भी तरह से नहीं जुड़ सकता, फिर भी वह उससे एक बार मिल जाने से ही बेहद संतुष्ट हो जाता। दुर्भाग्यवश उनकी सामाजिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। वे 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग थे। जाहिर है ये उनको नहीं पता था कि लुओ तियान क्या सोच रहा है। दरअसल अगर लुओ तियान ने यह बात जोर से कह भी दी होती तो भी ये उनके लिए ये कल्पना करना मुश्किल होता कि ताया दिव्य नगरी में मिली उस समस्याग्रस्त लड़की की पहचान इतनी रहस्यमयी हो सकती है। पब फ्यूचर विज्ञापन। जैसे ही उसने लुओ ल्यूसिड पैलेस के भीतरी हॉल में कदम रखा, वातावरण अचानक बदल गया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर येयून ने भीतरी हॉल के बीचों बीच स्थित लुओ ल्यूसिड स्प्रिंग्स को देखा। लुओ जलप्रपात में झरने का पानी उफान पर था और कुंड के ऊपर जेड पत्थर से तराशा हुआ एक मंडप बना हुआ था। इस मंडप पर सफेद वस्त्र पहने युवतियां नृत्य कर रही थीं। इन लड़कियों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लड़कियों में से विशेष रूप से चुना गया था। उनमें हेवन फे वंश की वंशावली थी और उनका रूप, रंग और शारीरिक बनावट बेदाग थी। लुओ ल्यूसिड स्प्रिंग्स में नृत्य करने का अवसर भी किसी साधारण लड़की को आसानी से नहीं मिलता था। इस समय लुओ जलप्रपात के किनारे काफी लोग जमा हो चुके थे। सरसरी नजर से देखने पर पता चलता था कि युवा अभिजात वर्ग की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बुजुर्ग महत्वपूर्ण हस्तियों की संख्या कम थी। ये यून वहां किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसने यूं ही एक सीट ढूंढी, बैठ गया और धीरे धीरे चाय पीने लगा। हालांकि ये यून उदासीन प्रतीत होता था, लेकिन उसके आसपास जो कुछ भी घटित होता था वह सब उसकी समझ में आता था। उन्हें एहसास हुआ कि लुओ ल्यूसिड स्प्रिंग्स से कुछ ही दूरी पर एक छोटा टेलीपोर्टेशन एरे बना हुआ है। यह आश्चर्यजनक था कि इसे लुओ ल्यूसिड पैलेस के ठीक अंदर बनाया गया था। और ठीक उसी क्षण टेलीपोर्टेशन एरे अचानक जगमगा उठा। तुरंत ही भव्य हॉल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें टेलीपोर्टेशन एरे पर टिक गईं।
ये कहना जरूरी है कि लुओ ल्यूसिड पैलेस 1 लाख फीट ऊंचे लुओ ल्यूसिड पर्वत पर स्थित था। पर्वत की तलहटी से शिखर तक की दूरी दर्जनों मील थी। शाही परिवार के सदस्यों के अलावा लुओ ल्यूसिड पर्वत पर किसी को भी उड़ने की अनुमति नहीं थी। वे केवल पैदल ही चल सकते थे, इसलिए हालांकि योद्धा तेजी से दूरी तय कर सकते थे, लेकिन तेज चलने की सीमाओं के कारण पर्वत पर चढ़ने में काफी समय लगता था। हालांकि लुओ ल्यूसिड पैलेस में एक टेलीपोर्टेशन एरे बनाया गया था, लेकिन केवल कुछ खास दर्जे के लोग ही इसका इस्तेमाल करके सीधे महल में प्रवेश कर सकते थे। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आ रहा है, मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही टेलीपोर्टेशन एरे चमका, लोग आपस में चर्चा करने लगे और जल्द ही टेलीपोर्टेशन एरे में 2 लोग अगल बगल दिखाई दिए। बाईं ओर स्थित व्यक्ति ने नीले रंग के साधारण वस्त्र पहने हुए थे। वह एक नश्वर विद्वान की तरह दिख रहा था और उसके शरीर से ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया जा सकता था। और दूसरा व्यक्ति उस विद्वान से बिल्कुल अलग था। वह रेशमी वस्त्रों और जैद से ढका हुआ था। उसके वस्त्रों का कपड़ा इंद्रधनुषी रेशम से बुना गया था, जो इंद्रधनुषी आकाशीय रेशम के कीड़ों द्वारा उत्पादित अनमोल इंद्रधनुषी रेशम था। उसके जूते उच्च कोटि के परिजीवों के चमड़े से बने थे और केवल उसके कपड़ों और जूतों की कीमत ही कुछ हजार विश्व पत्थरों के बिना संभव नहीं थी। उपस्थित कई कुलीन लोग लुओ ल्यूसिड पैलेस के भोज में आमंत्रित किए गए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इतने धनी हों। केवल उस व्यक्ति के वस्त्रों का मूल्य ही कई लोगों की कुल संपत्ति से अधिक था। दोनों के आगमन ने तुरंत ही वहां मौजूद सभी अभिजात वर्ग का ध्यान आकर्षित कर लिया। रेशमी वस्त्रों में लिपटे युवक और नीले वस्त्रों में लिपटे विद्वान, दोनों में ही स्वाभाविक रूप से कुलीनता झलकती थी। लुओ वंश की प्राचीन पारिवारिक विरासत उनके व्यवहार से स्पष्ट थी। डोंगलिन रानजुई, लुओ वंश की शाही राजधानी के 4 महान युवा स्वामियों में से 2। भीड़ में से किसी ने उनकी पहचान की। संपूर्ण लुओ वंश की शाही राजधानी में 4 महान युवा स्वामियों में से एक की उपाधि प्राप्त करने के योग्य व्यक्ति निस्संदेह उत्कृष्ट व्यक्तियों में सबसे उत्कृष्ट थे। डोंगलिन परिवार से थी, जबकि रानजुई शुशुइरान परिवार से थी। ये बड़े परिवार थे जो लुओ वंश के शीर्ष 10 परिवारों में शुमार थे। इन दोनों पारिवारिक कुलों की जागीरें ही फायर क्लाउड स्टेट के आकार से लगभग 10 गुना बड़ी थीं। इन दोनों कुलों के पूर्वजों ने पहले लुओ कुल के संस्थापक सम्राट के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। उन्होंने सैन्य क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की थीं, इसलिए लुओ कुल की स्थापना के बाद उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई और उनकी वंश परंपरा आज तक कायम है। वे लुओ कुल के शाही परिवार जितने ही प्राचीन थे। इसके अलावा चाहे डोंगलिन वंश हो या शुशुइरान वंश, हर पीढ़ी में बड़ी संख्या में प्रतिभाओं का पोषण होता था। कुछ को शाही राजधानी में महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे, जबकि अन्य को 196 राज्यों में से किसी एक में राज्य का अधिकारी बनने के लिए नियुक्त किया जाता था। डोंगलिन और रानजुई को दोनों कुलों के सबसे होनहार कनिष्ठों में गिना जाता था। इतने बड़े कुलों में जिन कनिष्ठों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता था, उन्हें अपने ही कुलों में पाला पोसा जाता था। यदि रानजुई की तुलना रानयू से की जाए तो उनके पदों में जमीन आसमान का अंतर था। उनकी तुलना करना असंभव था। भाई रैन, कृपया। नीले वस्त्र पहने विद्वान दिखने वाले उस व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया। वह डोंगलिन था। भाई डोंगलिन, कृपया। रेशमी वस्त्र पहने युवक ने जवाब में कहा। रानजुई का पहनावा भव्य था, लेकिन उनमें जरा भी घमंड नहीं झलकता था। उनकी हर हरकत और हर शब्द वसंत की कोमल हवा की तरह सहज लगते थे। वे वास्तव में 4 महान युवा उस्तादों में से एक कहलाने के योग्य थे। इसी क्षण एक हट्टा कट्टा आदमी, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था और जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, आगे बढ़ा और रेशमी वस्त्र पहने युवक को उसकी सीट पर ले गया। उस हटे कट्टे आदमी को देखकर सबके मन में सिहरन दौड़ गई। परी दानव। 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग में रहने वाली फे दानव जाति फे और दानव का मिश्रित रूप थी। उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनकी आयु लंबी थी। उनकी शारीरिक शक्ति अत्यंत भयानक थी और वे जन्मजात योद्धा थे। यदि किसी परिदानव को एक वफादार सैनिक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता, तो वह परिवार के कुल का सबसे मूल्यवान रक्षक होता। ये परिदानव शुशुइरान कुल द्वारा पाला पोसा गया था और वह रानजुई का अनुयायी था। ये भी स्पष्ट था कि रानजुई का किस प्रकार का रुतबा था कि वह अपने एक अनुयायी को भोज में शामिल होने के लिए ला सका। रानजुई सम्मान की सीटों में से एक पर बैठी थी, जो ही उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। उसी क्षण परिदानव ने रानजुई के कान में कुछ फुसफुसाया। रानजुई डोंगलिन से बातें कर रही थी, लेकिन परिदानव की बातें सुनकर वह रुक गई और उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसकी नजर ये पर पड़ी। ये के हाथ में चाय का प्याला एक पल के लिए लड़खड़ाया, फिर उसने धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की लेना जारी रखा। रैनजुई, सिर्फ नाम से ही ये उस व्यक्ति की पहचान जान गई थी। भाई रान, मैंने सुना है कि हाल ही में आपके शुशुइरान वंश में कुछ घटित हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रत्यक्ष वंशजों में से किसी एक की वंश परंपरा बाधित हो गई है। फे दानव की फुसफुसाहट डोंगलिन से छिपी नहीं थी, इसलिए डोंगलिन जानती थी कि रानजुई जिस व्यक्ति को देख रही थी वही यून थी। फायर क्लाउड स्टेट का एक युवा शिष्य, भले ही उसने सामूहिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, डोंगलिन के लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। अगर कोई और समय होता तो वह उस पर एक नजर भी नहीं डालता। हालांकि फायर क्लाउड स्टेट के इस शिष्य ने शुशुइरान कबीले को करारा जवाब दिया था। शुशुइरान जैसे प्राचीन फे परिवार के वंशज का अपंग होना वर्जित था। इस छोटी सी घटना की खबर तेजी से फैल गई, इसलिए डोंगलिन ने यून पर थोड़ा ध्यान दिया था, जिसने सर्वशक्तिमान परिवार को उकसाने की हिम्मत की थी। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर उतावला और चिड़चिड़ा होता था। उसे शायद ये समझ नहीं आता था कि एक प्राचीन पारिवारिक वंश कितना भयानक होता है, और उसने अपनी थोड़ी सी प्रतिभा के कारण ही लापरवाह व्यवहार किया था। उसे देर सवेर कष्ट भोगना ही था। भाई डोंगलिन, मैंने खुद को हंसी का पात्र बना लिया है। सच में ऐसा ही हुआ था। जो शिष्य अपंग हो गया था, वह मेरे शुशुइरान कबीले के उन शिष्यों में से एक था जिन्हें परिवार के बाहर नियुक्त किया गया था।
मेरे शुशुईरान कबीले के चारों वरिष्ठों ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं उसे नियमों के अनुसार ही सबक सिखाऊं। रान जुएई ने बेपरवाही से कहा। उन्होंने जानबूझकर आवाज के जरिए ऐसा नहीं किया। इसकी वजह से उनके आसपास मौजूद कई लोगों ने इसे सुना। वे मन ही मन इस बात से भयभीत थे कि रान जुएई ने ये यून का कितना अपमान किया था। उसने ये शब्द इतनी सहजता से कहे थे और यह पता नहीं था कि तथाकथित सबक का क्या असर होगा। अध्याय 859 राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से मुलाकात। ये यून ने स्पष्ट रूप से वही वाक्य सुना जो सभी ने सुना था। उसने रान जुएई की ओर एक नजर डाली और चुपचाप अपना चाय का कप नीचे रख दिया। ये यून चुपचाप सहने वालों में से नहीं था। लुओ ल्यूसिड पैलेस में किसी द्वारा अपमानित किए जाने के बाद वह चुप नहीं रहेगा। युवा स्वामी रान, मैं ये तुच्छ व्यक्ति आपसे पूरे मन से परामर्श करना चाहता हूँ। युवा स्वामी रान मुझे किस प्रकार का पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं? ये यून अचानक बोल पड़ा। वहां मौजूद सभी युवा अभिजात वर्ग के लोग अचंभित रह गए और तुरंत रान जुएई की ओर देखने लगे और उनके जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। रान जुएई ने हल्के स्वर में कहा, मेरा शुशुईरान वंश बदला लेने में अति नहीं करेगा। हमारा मानना है कि हिसाब चुकाना और हत्या का प्रायश्चित करना उचित है। जो सबक तुमने रान यू को सिखाया था वही सबक मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी। रान जुएई की बातों ने आसपास के युवा अभिजात वर्ग को उत्सुक कर दिया। यह कोई मामूली बात नहीं थी। ये यून ने रान यू के वंश को पनडुब्बी बना दिया था, इसलिए रान यू का भविष्य लगभग नष्ट हो चुका था। क्या रान जुएई ये यून को नियमों के दायरे में ही पनडुब्बी बनाकर सबक सिखाना चाहती थी? ऐसा सबक दुखद था, लेकिन रान जुएई के मुंह से सुनकर ऐसा लगा मानो यह कोई गंभीर बात नहीं थी। रान जुएई के हाव भाव से तो ऐसा नहीं लगता था कि वह दबंग है, लेकिन उसके कहे शब्द पूरी तरह से दबंग थे और उसकी रग-रग में उतरते थे। ओह, तो फिर रान जुएई, तुम मुझे अपाहिज करने की योजना बना रही हो। बहुत खूब, मैं ये यून भी बदला लेने में हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं भी मानता हूं कि हिसाब बराबर करना ही उचित है, और जिस तरह हत्या का बदला जान देकर लिया जाता है उसी तरह हत्या का भी। जो भी मुझे अपाहिज करना चाहेगा मैं भी पलटवार करूंगा और शायद उसे भी अपाहिज कर दूंगा। ये यून की कही बात इतनी प्रभावशाली थी कि उसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा था कि रान जुएई बहुत दबंग है, लेकिन ये यून तो उससे भी कहीं ज्यादा दबंग था। उसने रान जुएई के ही शब्दों का इस्तेमाल करके उसे जवाब दिया था। रान जुएई ने सार्वजनिक रूप से ये यून के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी क्योंकि उसने ये यून की निंदा की थी, लेकिन असल में उसे शुशुईरान कबीले का समर्थन प्राप्त था। ये लुओ वंश के शीर्ष 10 परिवारों में शुशुईरान वंश का एक बड़ा और प्रभावशाली परिवार था। रान जुएई का प्रभाव इतना अधिक था कि जब उसने ऐसी घोषणा की तो किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये यून ने भी कुछ ऐसा ही कहने की हिम्मत की। वह महज एक इंसान था जिसका लुओ वंश से कोई संबंध नहीं था। फिर भी वह रान जुएई के खिलाफ आक्रामक होना चाहता था। आखिर वह ऐसा किस आधार पर कर रहा था? यदि ये यून को असाधारण प्रतिभा का धनी कहा जाता था तो रान जुएई की प्रतिभा भी असाधारण थी। रान जुएई रान यून से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। किसी को नहीं पता था कि प्रतिभा के मामले में ये यून रान जुएई का मुकाबला कर पाएंगी या नहीं। अन्य पहलुओं की बात करें तो उन पर और चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लगभग हर मामले में रान जुएई ने ये यून को पछाड़ दिया था। रान जुएई की तलवार जैसी भौहें तन गईं और उसकी आंखों से निकलती ठंडी किरणें तीर की तरह ही उनके शरीर पर जा लगीं। तुमने क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मैंने अभी यही कहा कि जो कोई भी मुझे अपाहिज करने की कोशिश करेगा मैं पलटवार करूंगा, और हो सकता है कि मैं उसे भी अपाहिज कर दूं। ये यून ने यह बात दोबारा दोहराने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने जो कहा वह मार्शल आर्ट की दुनिया के मानक थे। अगर यह कोई और समय होता तो कोई भी इस पर आपत्ति नहीं उठाता, लेकिन मौजूदा हालात में अगर ये यून की जगह कोई और युवा अभिजात वर्ग का व्यक्ति होता तो उनमें से किसी में भी यह कहने का साहस नहीं होता। रान जुएई अचानक हंस पड़ी। काफी समय हो गया जब किसी साथी ने मुझसे ऐसी बातें कहने की हिम्मत की। ये यून, तुम शायद सोचते हो कि सामूहिक प्रशिक्षण के कुछ परिणाम, महारानी जुवान की प्रशंसा और इस लुओ ल्यूसिड स्प्रिंग्स भोज का निमंत्रण ये दर्शाता है कि तुम लुओ वंश के उच्च पदों के एक कदम और करीब आ गए हो। तुम शायद सोचते हो कि मेरा शुशुईरान वंश कोई खास नहीं है। तुम सचमुच भूले हो। रान जुएई ने लगातार उपहास किया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि ये यून महारानी जुवान का खास आदमी था। महारानी जुवान ने राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को सिंहासन पर बिठाने के लिए प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह चुना था। हालांकि ये कहना हास्यास्पद होगा कि इन प्रतिभाशाली लोगों का कोई उच्च दर्जा था। सीधे शब्दों में कहें तो वे महज मोहरे थे। तुमने सामूहिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि बड़े परिदृश्य में कुछ छोटे छोटे राज्यों के बराबर है, और तुम अभी से इतने घमंडी हो गए हो। जो लोग नहीं जानते वे शायद ये सोचेंगे कि तुमने लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और अगर तुम लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में पहले कुछ स्थान भी प्राप्त कर लेते हो तो क्या हुआ? लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं हर 60 साल में एक बार होती हैं। 60,000 वर्षों में ऐसी केवल 1000 परीक्षाएं होती हैं, और तुम्हें लगता है कि यह कोई बड़ी बात है? बिल्कुल ना समझ। रान जुएई ने तिरस्कार से सिर हिलाते हुए अपनी शराब पी। उसने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन रान जुएई के शब्दों का अर्थ सभी को समझ आ गया था। शुशुईरान वंश जैसे प्राचीन पारिवारिक कबीले का अस्तित्व करोड़ों वर्षों से था। 1 करोड़ वर्षों में लुओ वंश के शक्तिशाली पारिवारिक समूहों में कभी कोई बदलाव नहीं आया था। और जहां तक इन युवा अभिजात वर्ग की बात है, उनमें से कई पैदा हुए, कई परिपक्व हुए और कई की मृत्यु हो गई। इतिहास में तो उनकी संख्या अनगिनत थी। इसके अलावा वर्तमान ये यून को अभी भी उस स्तर का प्रतिभाशाली नहीं माना जाता था। 100 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में रहे शुशुईरान कबीले जैसे विशालकाय वंश की तुलना में यह महज एक मजाक था। इस समय रान जुएई का ये यून के साथ और अधिक बहस करने का कोई इरादा नहीं था।
अपने कद काठी के हिसाब से ये उनसे बहस करना उनकी पहचान का अपमान ही होता। भाई डोंगलिन, चलो पीना जारी रखें। एक अज्ञानी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। रान जुएई का स्वभाव स्पष्टवादी था। हालांकि उसकी यून से बहस हुई थी, लेकिन इसका उसके शराब पीने के मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने इस बात को दिल पर भी नहीं लिया और सचमुच उसने डोंगलिन यू के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। तुरंत ही सभी ने यून की ओर देखा और उनके बीच चर्चा की हलचल मच गई। इससे पहले माउंट एजोर बिलो के सामूहिक प्रशिक्षण में ये यून का प्रदर्शन अद्भुत था, लेकिन लुओ कबीले की शाही राजधानी में ये यून के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लुओ वंश बहुत बड़ा था, हर वंश में कुछ न कुछ प्रतिभाशाली वंशज होते थे, इसलिए ये यून पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आज उन सभी को इस युवक के बारे में पता चल गया। एक ऐसा मनुष्य जिसकी साधना का स्तर स्वर्गारोहण के प्रारंभिक चरण में ही था, उसने शिशुइरान वंश के शीर्ष वंशज से संघर्ष करने का साहस किया था। ये वास्तव में एक जल्दबाजी भरा कदम प्रतीत होता था। ये यून निचले लोक से आया है, उसे शायद 10,000 परी साम्राज्य के विशाल कबीले के आतंक का अंदाजा नहीं है। कम साधना स्तर और शून्य पृष्ठभूमि के साथ ऐसी धृष्टतापूर्ण टिप्पणी करने का साहस करने पर उसे देर सवेर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है। ये यून को महारानी जुबान से बड़ी मुश्किल से ही जुड़ा हुआ माना जा सकता है। शायद वह भाग्यशाली था और उसे कुछ पहचान मिल गई। लोग युवांची की आवाज के जरिए आपस में निजी तौर पर चर्चा करने लगे। वे ये यून की प्रतिभा पर नहीं बल्कि उसके कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। जब साधना का स्तर अभी भी कम हो तो उकसाने वाला व्यवहार करना या विनम्र न रह पाना तथा शांत न रहना उचित नहीं था। इस पल लुओ लूसिड पर्वत के ऊपर एक तीखी आवाज गूंजी। लोगों ने ऊपर देखा और उन्हें एक विशालकाय दिव्य पक्षी दिखाई दिया जो हजारों फीट लंबा था। यह दिव्य पक्षी पौराणिक फीनिक्स पक्षी जैसा दिखता था। इसके पंख ज्वालाओं से जगमगा रहे थे और यह 7 शुभ रंगों से चमक रहा था। एक प्राचीन परी जैसे जीव की आभा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। हालांकि वहां मौजूद लोग लुओ कबीले के कुलीन वर्ग के थे, फिर भी अचानक उन पर छाई प्राचीन परी जैसी आभा को महसूस करते ही उनकी सांसें थम गईं। यह एक फीनिक्स पक्षी है, हमारे लुओ कबीले का सर्वोच्च श्रेणी का वाहन। यह एक दिव्य प्राणी है जो सिंखोल में स्थानिक तूफानों के बीच से होकर गुजर सकता है। फीनिक्स पक्षी में प्राचीन फीनिक्स का वंश था। इसके अलावा इसका वंश अत्यंत समृद्ध था और इसे एक जीवित प्राचीन परी कहा जा सकता है। पूरे लुओ वंश में केवल 2 ही फीनिक्स पक्षी थे और वे शाही परिवार के वाहन थे। ये फीनिक्स पक्षी सम्राट लुओ द्वारा राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को सवारी के रूप में दिया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को सम्राट लुओ का कितना स्नेह प्राप्त था। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के पवित्र वाहन का आगमन हो गया है। वहां मौजूद सभी युवा अभिजात वर्ग के लोग तुरंत खड़े हो गए, जिनमें रान जुएई और डोंगलिन यू भी शामिल थे। हालांकि वे राजसी राजधानी के 4 महान युवा स्वामी थे, फिर भी पृष्ठभूमि, पद या प्रतिभा के मामले में वे राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से अतुलनीय थे। वे टेलीपोर्टेशन प्रणाली के माध्यम से लुओ ल्यूसिड पैलेस पहुंचे थे, जिससे पता चलता था कि अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उनका दर्जा कितना ऊंचा था। हालांकि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट अपने महल से लुओ ल्यूसिड पर्वत तक, जहां उड़ान प्रतिबंधित थी, अपने फीनिक्स पक्षी पर सवार होकर आई थी। जैसे ही फीनिक्स पक्षी आकाश में चक्कर लगा रहा था, उसकी पीठ से एक इंद्रधनुषी पुल नीचे गिरा। 12 दासियां मुकुटधारी राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के साथ नीचे उतरी। उसी समय राजघराने से जुड़ी गरिमा का माहौल भी फैल गया। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को हमारी श्रद्धांजलि। वहां मौजूद सभी विशिष्ट व्यक्तियों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक एक साथ सिर झुकाया। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट असाधारण थी। सिंहासन की उत्तराधिकारियों में से एक होने की अपनी स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अगर वे 10,000 कदम पीछे भी हट जाएं, तो भी उनका भविष्य उज्जवल होगा। हालांकि महारानी जुबान का सत्ता खोना अपरिहार्य था, लेकिन राजकुमारी पर्पल स्पिरिट स्वयं असाधारण प्रतिभा की धनी थी। वृद्ध सम्राट लुओ के संरक्षण में उनके लिए सर्वोच्च व्यक्तित्व बनना कोई कठिन बात नहीं थी। लुओ राजघराने का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लुओ वंश का ही क्यों न हो, लुओ कुल में एक उच्च कोटि का दर्जा रखता था। जब सभी ने सिर झुकाया तो ये यून कुछ असमंजस में पड़ गई। ये यून ने राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को आकाश से उतरते देखा। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी उस लड़की को देखकर वह अचंभित रह गया, जो पहले संकीती और जिसने पहले अनजाने में खुद को उसके सामने प्रकट कर दिया था। वह अब लुओ वंश की एक प्रतिष्ठित राजकुमारी में बदल चुकी थी, जिसका अरबों लोग सम्मान करते थे। यह दृश्य पहले के दृश्य से बिल्कुल विपरीत था। लुओ हुआर को अभिजात वर्ग को औपचारिकता न निभाने का इशारा करते हुए देखकर उनकी शालीन और सुरुचिपूर्ण अभिव्यक्ति ने सचमुच उन्हें एक राजकुमारी का रूप दे दिया। क्या वह अभी भी वही थी? खड़े हो जाओ, लुओ हुआर ने हल्के से कहा। उसी क्षण रान जुएई एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ आगे आए। महामहिम, आप सचमुच दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हैं। लुओ हुआर को राजमहल की सबसे श्रेष्ठ महिला माना जाता था, इसलिए रान जुएई स्वाभाविक रूप से उनके करीब आने के लिए उत्सुक था। अगर वह बातचीत करते समय भी उनके थोड़ा करीब आ पाता तो ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती। बेशक वह एक प्रजा के तौर पर सामान्य शिष्टाचार का पालन कर रहा था, इसलिए यह आपत्तिजनक नहीं था। लेकिन इस समय आगे बढ़ रही रान जुएई अचानक रुक गई। उसने महसूस किया कि जिस देवी का उसके दिल में हमेशा से बहुत सम्मान था, उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय उसकी सुंदर आंखें अविश्वास से भव्य हॉल के एक कोने पर टिकी हुई थी। रान जुएई अचंभित रह गई। राजकुमारी क्या देख रही थी? वह पीछे मुड़कर राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की निगाहों का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाया। परिणामस्वरूप उसने हॉल के कोने पर ये यून को देखा। ये यून ने अभी अभी अपनी चाय का प्याला नीचे रखा था। अन्य लोग राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के आगमन पर सम्मान दिखाने के लिए आगे आ चुके थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक कदम पीछे लग रहा था। इसके अलावा उनके चेहरे पर सम्मान का भाव नहीं था। आमतौर पर कुलीन लोग राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को सम्मानपूर्वक देखकर अपना सिर झुका लेते हैं।
शाही प्रजा होने के नाते यह उनका कर्तव्य था। रान जुएई भी लुओ हुआर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये यून तो बस वहीं खड़ा लुओ हुआर के चेहरे को घूर रहा था, और सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात उसके चेहरे का अजीब सा भाव था। ऐसा लग रहा था मानो लुओ कुल की नंबर 1 राजकुमारी कुछ अजीब सी लग रही हो। अध्याय 860 व्यर्थ में लिखी गई लिपि। क्या ये यून बेवकूफ था? उसने राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के प्रति इतना अनादर दिखाने की हिम्मत कैसे की? उसने सम्मान व्यक्त करने में देर लगाए और राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को घूरने लगा। इतना ही नहीं, उसने एक अजीब सा भाव भी बना लिया। नियमों से इतना अनभिज्ञ, वह सचमुच निचले लोक का गवार है। रान जुएई ने मन ही मन उपहास किया। उपस्थित सभी कुलीन लोग राजकुमारी पर्पल स्पिरिट पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये उनका इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार राजकुमारी को नाराज कर गया था। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट का ऐसा प्रभाव देखकर लगता है कि वही उनके कार्यों से आहत हुई थी। इसके अलावा रान जुएई को कोई और संभावना समझ नहीं आ रही थी। अगर कोई कहे कि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट इस तुच्छ इंसान की ओर आकर्षित हुई थी, तो यह एक मजाक होगा। रान जुएई ने यीयुन को हल्की मुस्कान के साथ देखा और उसके मूर्ख बनने का इंतजार करने लगी। हालांकि प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट के एक ही बयान ने रैन जुएई के चेहरे की मुस्कान को पूरी तरह से जमा दिया। क्या सच में तुम हो? क्या तुम सचमुच 10,000 परियों के स्वर्ग में आए हो? ये यून को देखने के बाद लुओ हुआर सचमुच असमंजस में पड़ गई थी। उसने भले ही ऊपरी तौर पर गरिमापूर्ण और शालीनता बनाए रखी हो, लेकिन उसके दिल की गहराई में कीचड़ से सने खुरों वाले 10,000 प्राचीन फेज जानवरों द्वारा उसे पहले ही कुचला जा रहा था। आखिर चल क्या रहा था? वह भली भांति जानती थी कि 1 दशक से भी अधिक समय पहले येयून एक छोटे से निम्न लोक के देहाती इलाके का एक साधारण सा लड़का था। चाहे उसकी शक्ति हो या ज्ञान, येयून के लिए उस लोक की सीमाओं को पार करना हर संभव रूप से असंभव था। इतने कम समय में वह अकेले ही 10,000 परी साम्राज्य के स्वर्ग तक कैसे पहुंच गया, और सामूहिक प्रशिक्षण में सबसे आगे रहने के बावजूद उसने प्रथम स्थान कैसे प्राप्त कर लिया? सामूहिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 1 दशक से भी अधिक समय पहले ही उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इसके बारे में सोचना ही एक बहुत ही चौंकाने वाला एहसास था। उनकी साधना की गति और नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि की गति असाधारण रूप से तीव्र थी। इस स्तर तक पहुंचने के लिए ये किस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा थी? ये वाकई अजीब था। ये राजकुमारी स्पष्ट रूप से पूरे लुओ कबीले में सबसे शक्तिशाली प्राचीन फे वंश की प्रतिभाशाली सदस्य थी और उसकी बोध शक्ति भी असाधारण रूप से उच्च थी। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा जैसे इस व्यक्ति को देखते ही वह खुद को दबा रही हो? ताया दिव्य नगरी में लुओ हुआर की निर्जन स्वर्ग तकनीक ही उनकी तुलना में निम्न स्तर की थी। इसे नजरअंदाज किया जा सकता था क्योंकि उसकी मां ने उसे लुओ वंश की तकनीकों का उपयोग करने से मना किया था। वह केवल निम्न स्तर की निर्जन स्वर्ग तकनीकों का ही उपयोग कर सकती थी, जिन्हें उसने थोड़े समय में सीखा था, इसलिए उसकी उपलब्धियां उसकी वास्तविक प्रतिभा को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। वह निर्जन स्वर्ग तकनीक को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन जब लुओ हुआर प्रशिक्षण कक्ष में साधना कर रही थी, तभी उनने उसके शरीर का हर हिस्सा देखा था। ये लुओ हुआर के लिए अब तक का सबसे भयावह अनुभव था। बाद में लुओ हुआर ने उस व्यक्ति के लिए एक जाल बिछाया, लेकिन किसी कारणवश वह जाल उसी पर उल्टा पड़ गया। अभी हाल ही में लुओ हुआर सोच रही थी कि क्या वह अपनी मां से पूछ सकती है कि क्या वह निचले लोक की यात्रा करके उस गंवार को इस दुनिया में ला सकती है, ताकि उसका ज्ञान बढ़े और उसे पता चले कि उससे हारने का कारण उसकी लापरवाही थी। अगर सच में लड़ाई हो जाती तो वह उसे पल भर में कुचल देती। लुओ हुआर यीयुन के उस आश्चर्य भरे चेहरे को देखना चाहती थी जब वह उसे लुओ वंश की राजसी राजधानी में लाएगी और वहां की भव्यता और समृद्ध व्यवस्था को दिखाएगी। विशेषकर जब यीयुन को पता चलेगा कि वह राजसी राजधानी की सर्वोच्च राजकुमारी है, तो क्या वह उसे प्रणाम नहीं करेगा और उसका सेवक बनने की पेशकश नहीं करेगा? लेकिन अब स्क्रिप्ट लिखे जाने के बावजूद बिना किसी रिहर्सल के ही शो का पर्दा गिर चुका था। यह आदमी खुद ही यहाँ चढ़ने में कामयाब हो गया था। उसने ऐसा कैसे कर दिया? खासकर उस आदमी के चेहरे के भाव देखकर लुओ हुआर को सचमुच ऐसा लगा जैसे उसके दिल को कीचड़ से सने खुरों वाले 10,000 प्राचीन जादुई जानवरों ने कुचल दिया हो। उसका अजीब सा चेहरा उसकी दबी हुई हंसी का नतीजा था, जिसे उसने इसलिए दबा रखा था क्योंकि वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। स्पष्टतः राजकुमारी के रूप में उसकी पहचान ही उनकी अपेक्षाओं के भीतर ही थी। उसे इस बात का पहले से ही पता था। लुओ हुआर को लगा था कि यीयुन को जब इस बात का पता चलेगा तो वह हैरान रह जाएगा और उसके सामने झुक जाएगा। लेकिन अंत में यीयुन ने न केवल झुकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह हंसने की सोच रहा था। स्पष्ट रूप से यीयुन जानता था कि लुओ हुआर किस तरह की इंसान थी। एक नजर में ही वह समझ गया कि लुओ हुआर की शालीनता और गरिमा दिखावे के लिए बनावटी थी। लुओ हुआर को ऐसे भोज बिल्कुल पसंद नहीं थे जिनमें बहुत सारे लोग हों। हालांकि अपनी मां के लिए उसे अपनी छवि बनाए रखनी पड़ती थी और वह दिखावा करना पड़ता था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन यह आदमी तो असल में उसका मजाक उड़ा रहा था। यह बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। अपनी चाल समझ जाने के बाद लुओ हुआर का आगे कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। उसने खुद को किसी को पीटने की इच्छा को दबाते हुए यीयुन से मुस्कुराते हुए कहा, यीयुन सच में तुम हो? बहुत दिनों बाद मिले हैं। यीयुन ने अपनी हंसी को दबाते हुए मुट्ठी भींच ली। उसने गंभीर चेहरे से कहा, यीयुन राजकुमारी को प्रणाम करता है। इतने वर्षों बाद आपसे मिलकर खुशी हुई। बैंगनी आत्मा की राजकुमारी सचमुच अद्वितीय सुंदरता और आकर्षण की धनी है। हालांकि यीयुन के शब्द अत्यंत सम्मानजनक थे, लेकिन उनकी आंखों में छिपी मुस्कुराती हुई भावना लुओ हुआर से कैसे बच सकती थी? स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति ने राजकुमारी होने के कारण उनके प्रति किसी प्रकार का आदर नहीं दिखाया। उनकी बातचीत में लंबे समय बाद घनिष्ठ मित्रों के पुनर्मिलन की खुशी का बिल्कुल अभाव था। हालांकि दूसरों के कानों में यह बातचीत बिल्कुल अलग सुनाई दी।
रान जुएई और डोंगलिन यू समेत लुओ वंश के सभी कुलीन लोग अचंभित रह गए। राजकुमारी इस व्यक्ति को जानती थी और वे दोनों काफी परिचित प्रतीत होते थे। ये कैसे संभव था? राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को किस प्रकार का उच्च दर्जा प्राप्त था? वह एक ऐसे साधारण से इंसान से कैसे परिचित हुई जिसका कोई पृष्ठभूमि नहीं थी? राजकुमारी पर्पल स्पिरिट द्वारा स्नेह से भरे शब्दों में बहुत दिनों बाद मिले कहना, इसका मतलब था कि ये यून राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की दोस्त थी। क्या कोई इंसान राजकुमारी पर्पल स्पिरिट का दोस्त बन गया था? ये तो अकल्पनीय था। इस समय राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के बगल में खड़ी रान जुएई के चेहरे पर शायद सबसे अप्रिय भाव थे। ये यून और लुओ हुआर एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इसके अलावा लुओ हुआर ने ये यून के असभ्य व्यवहार पर कोई आपत्ति नहीं जताई। रान जुएई की नजर में राजकुमारी पर्पल स्पिरिट हमेशा शांत स्वभाव की थी, लेकिन आज ये यून से मिलने के बाद उनमें एक दुर्लभ अस्थिरता दिखाई दी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नजदीकी दूरी के कारण रान जुएई ने इसे महसूस कर लिया था। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की आंखों में, जो बहुत कुछ कह देती थी, आश्चर्य और नजाकत का भाव झलक रहा था। ये कौन सा बदमाश था जो प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट को इतने भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव करा सकता था? ये यून, तो इस मेज पर बैठो। लुओ हुआर ने एक मेज की ओर इशारा करते हुए सौहार्दपूर्ण भाव से कहा। मेज को देखते ही रान जुएई के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डोंगलिन यू के चेहरे पर भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। यह मेज लुओ हुआ एयर की सीट के सबसे नजदीक थी। लुओ ल्यूसिड स्प्रिंग्स में मेजों की व्यवस्था राजनीतिक षड्यंत्र का एक सुनियोजित प्रदर्शन थी। मेज जितनी मध्य के करीब होती थी, वह उतनी ही प्रतिष्ठित मानी जाती थी। रान जुएई और डोंगलिन यू पहले से ही मध्य के करीब मानी जाती थी, लेकिन अब ये यून की मेज उनसे भी कहीं अधिक करीब थी। रान जुएई को इस बात से खुशी कैसे हो सकती थी? वह राजसी राजधानी के 4 महान युवा स्वामियों में से एक था। फिर भी एक बदमाश आकर उसकी जगह से भी ज्यादा बीच में बैठ गया, यहां तक कि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के भी बहुत करीब। ये सब क्या चल रहा था? मुझे सीट प्रदान करने के लिए राजकुमारी आपका धन्यवाद। ये यून ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बिना किसी औपचारिकता के निर्धारित सीट पर बैठ गया। इससे वहां मौजूद सभी युवा अभिजात वर्ग के लोग तुरंत ईर्ष्या करने लगे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा था। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट और उस बदमाश का रिश्ता शायद असामान्य था। ये यून की तुलना में वे लगभग राहगीर थे जिनका कोई महत्व नहीं था। उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ ही क्षण पहले वे ये यून का उपहास कर रहे थे क्योंकि उसने शुशुइरान कबीले और रान जुएई के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया था, जो कि उसकी धृष्टता और मूर्खतापूर्ण हरकत थी। लेकिन देखने से तो यही लगता है कि असली मूर्ख तो वे ही थे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट ही ये यून की समर्थक थी? ये तो हास्यास्पद होगा। अगर उस शख्स का प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट के साथ वाकई अच्छा रिश्ता था, तो सिर्फ इसी वजह से उसका बैकग्राउंड कई लोगों से कहीं बेहतर होना चाहिए था। ये यून को बैठते देख लुओ हुआ एयर मुस्कुराती रही। ऊपरी तौर पर तो उसने ये यून की ओर नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज ये यून के कानों में गूंज उठी थी। नाशवान नन्ही यून, यहाँ तक पहुंचने की तुम्हारी क्षमता वाकई सराहनीय है। तुमने सामूहिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। तुम्हारे पंख वाकई मजबूत हो गए हैं। चलो अपनी इस बड़ी बहन को बताओ कि तुम 10,000 परियों के स्वर्ग में कैसे पहुंची। लुओ हुआर की बातों ने ये यून को कुछ हद तक अवाक कर दिया। लुओ हुआर अब जवान नहीं थी, लेकिन फिर भी शब्दों के मामले में वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने पर अड़ी रहती थी।